नमस्कार स्टूडेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिसको लेटेस्ट एडिशन माना जाना चाहिए। इसमें 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन मौजूद हैं और ये इस पर लिखा है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, आपको ये सेंटेंस सीक्वेंस के हिसाब से इसी एडिशन में मिल जाएंगे। हम 51 से 64 तक के सेंटेंसेस पर बात करेंगे। इससे पहले के सेंटेंस पिछली 3 वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड सेशन की चौथी वीडियो है। इसके अलावा हमने हर सेंटेंस के नीचे उसका एग्जाम, जिस एग्जाम में वो आया है, डेट के साथ लिखा हुआ है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एसएससी CHSL 10+2 Tier 1 CBE एग्जाम शिफ्ट 3rd 23 मार्च 2018 वाले एग्जाम में आया है। तो आप इस एग्जाम के और डेट के हिसाब से भी इन सेंटेंसेस को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली किताब में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको हम PDF की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डालते जा रहे हैं और ये टेलीग्राम चैनल हमने अपने यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारी वीडियो का पहला सेंटेंस है, यानी कि 51वां सेंटेंस इस किरण पब्लिकेशन के इस एडिशन के हिसाब से। किरण पब्लिकेशन का ये जो लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें टिल दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन मौजूद है, 2018 से 2023 तक के, इस एडिशन के हिसाब से ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के हिसाब से ये 51वां सेंटेंस है। इस वीडियो का पहला है, ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल इन द मार्केट। देखिए, सबसे पहले ईच डे पर ही बात कर लेते हैं। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि ईच डे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, क्या ये स्ट्रक्चर है, और अगर इसकी जगह एवरी डे लिखा होता तो क्या डिफरेंस होता है, या ईच डे में या एवरी डे में क्या डिफरेंस है। देखिए, पिछली किसी वीडियो में मैंने ईच और एवरी के बीच का डिफरेंस आपको समझाया था। फिर से हम प्रोनाउन चैप्टर में और डिटर्मिनर चैप्टर में, जब मैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, जब मैं ग्रामर से रिलेटेड सीरीज़ को स्टार्ट करूंगा, जो कि मैंने बीच में थोड़ी सी रोक दी है किरण पब्लिकेशन की सीरीज़ कराने के लिए, तब मैं ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट को फिर से डिटेल में, ईच और एवरी के बीच के डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट को फिर से डिटेल में आपके सामने डिस्कस करूँगा। फिलहाल अगर आप मेरी वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ईच और एवरी के बीच के डिफरेंस को मैंने किसी वीडियो में बताया था, मुझे ध्यान है। फिलहाल आप ईच डे और एवरी डे के बीच के डिफरेंस को जरा समझिए कि अगर ईच डे किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है और एवरी डे किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है तो क्या मीनिंग में क्या फ़र्क है, क्यों हमने एवरी डे यूज़ नहीं किया, क्यों हमने ईच डे यूज़ किया, कहाँ पर हमने ईच डे यूज़ करना है, कहाँ पर हमने एवरी डे यूज़ करना है। देखिए, ईच और एवरी दोनों ही डिटर्मिनर है और डे लगा हुआ है नाउन, और ईच ने डिटरमाइन कर दिया इस नाउन को। उसी तरह से एवरी भी एक डिटर्मिनर है, डे हो गया नाउन, और एवरी भी डिटरमाइन कर रहा है डे को। अब देखिए, ईच डे जो फ्रेज है, एडवर्ब टाइम फ्रेज है, एडवर्ब टाइम फ्रेज है, टाइम के बारे में बता रही है, ठीक है। इसका मतलब भी ऑलमोस्ट डेली हो जाता है और एवरी डे का मतलब भी ऑलमोस्ट डेली ही हो जाता है। तो ईच डे, ये जो टाइम फ्रेज है, जब हम ईच डे का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में, तो ईच डे का इस्तेमाल करते वक्त हमारा फोकस होता है इंडिविजुअल डेज पर। हम इंडिविजुअल डेज पर फोकस करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ईच डे का यूज़ करते वक्त हमारा फोकस होता है इंडिविजुअल डेज पर, इंडिविजुअल डेज पर। मतलब ईच डे का इस्तेमाल करके हम डेज के यूनिकनेस को, उनके डिस्टिंक्टनेस या उनके सेपरेट एंटिटी को रिफ़र करते हैं। हम इन्हें यहाँ पर जितने भी डेज को रिफ़र कर रहे हैं, पर डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट डेज हो सकते हैं, जितने भी डेज को हम रिफ़र कर रहे हैं उन सारे डेज को हमने एक दूसरे से अलग माना है, डिस्टिंक्ट माना है, सेपरेट माना है, वो एक दूसरे के जैसे नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मैंने लिखा ईच डे आई रीड समथिंग न्यू। तो ईच डे का इस्तेमाल करके मैं जिन भी डेज को रिफ़र कर रहा हूँ, जो भी इंडेफिनिट डेज हैं, वो सारे के सारे डेज एक दूसरे से सेपरेट है, डिस्टिंक्ट हैं, वो अपने आप में सारे के सारे यूनिक हैं, वो एक दूसरे के जैसे नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में मेरा जो रीडिंग एक्सपीरियंस है, अगर मैं रीडिंग एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो रीडिंग एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से मेरा हर दिन यूनिक है।
आज मैंने कुछ और पढ़ा लिटरेचर, कर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। वो कह भी रहा है आई रीड समथिंग न्यू। आज मैंने लिटरेचर पढ़ा, कल मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली, उससे अगले दिन को मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, उससे अगले दिन को मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ, उससे अगले दिन को मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, उससे अगले दिन को मैं फिलोसफी पढ़ रहा हूँ, उससे अगले दिन को मैंने भगवत गीता पढ़ ली। तो अलग अलग मेरे रीडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे के सारे दिन जो है वो सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, यूनिक है। इंडिविजुअलिटी पर रिफर कर रहा होता हूँ, मेरा यहाँ फोकस जो है इंडिविजुअल डेज पर होता है। सारे डेज को अलग अलग दिखाना होता है कि ये डेज सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग है। जबकि एवरीडे के साथ ऐसा नहीं है। एवरीडे का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा फोकस होता है रूटीन पर या रेगुलरिटी पर। एवरीडे का इस्तेमाल करते वक्त हमारा फोकस रूटीन या रेगुलरिटी पर होता है। मतलब कि कोई ऐसा एक्शन है जो सारे के सारे दिन सेम रहना है, वो हमारा रूटीन है, उसके लिए उस रेगुलरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम एवरीडे फ्रेज का, एवरीडे एडवर्ब टाइम फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीडे से हम डेज की एक कंटिन्यूअस सीरीज को रिफर कर रहे हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी है जो रोज एक जैसी होती है, तो जब रोज एक जैसी होती है तो उसके एक जैसेपन को दिखाना, सिमिलैरिटी को दिखाना, उस रेगुलरिटी को दिखाना, उस रूटीन को दिखाना एवरीडे का फंक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई रीड एवरीडे। तो यहाँ पर जो मेरी रीडिंग है, ये जो मेरी रीड एक्टिविटी है जिसको मैं रिफर कर रहा हूँ, देखिए एवरीडे क्या है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। तो मैं जिस वर्ब को फ्रीक्वेंट दिखा रहा हूँ वो रोज एक जैसी होती है। मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं जो पढ़ने वाली एक्टिविटी होती है वो रोज ही एक जैसी है। तो इस रूटीन को दिखाने के लिए, इस रेगुलरिटी को दिखाने के लिए, इस डेज के कंटिन्यूस सीरीज को दिखाने के लिए हम एवरीडे का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। ठीक है, ईच डे लिखा हुआ है और देखिए ईच डे का भी अभी सेंटेंस का जब आप मीनिंग जानेंगे, जब इसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग आप समझ जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ईच डे यहाँ पर क्यों सिमेंटिकली एवरी डे से ज़्यादा सही है। ईच डे कोमा लगाया गया, द प्राइस ऑफ गोल्ड। प्राइस यहाँ पर नाउन फ्रेज हो गई जो कि सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन फ्रेज आ गई इस नाउन के बारे में बताने के लिए, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गई और इसके बाद आनी है वर्ब जो कि बेस फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में होनी है। चार वर्ब आपके सामने लिखी है, फ्लक्चुएट, वेव, फ्लटर, वाइब्रेट। इन चारों वर्ब को, चारों वर्ब में से एक जो सबसे सही ऑप्शन है वो यहाँ पर लिखना है। पूरा सेंटेंस इंटरप्रेट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में सेंटेंस को रखा गया है, किस तरह के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल इन द मार्केट। इन प्रीपोजिशन हो गया, उस प्रीपोजिशन के बाद लग गया ऑब्जेक्ट उसका द मार्केट, प्लेस को रिफर करने के लिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, फ्लक्चुएट होना चाहिए। द प्राइस ऑफ गोल्ड विल फ्लक्चुएट इन द मार्केट, will wave in the market, will flutter in the market, will vibrate in the market। देखिए इन चारों वर्ड के मीनिंग हो सकता है आपको पता है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं। फ्लक्चुएट का मतलब होता है टू चेंज और वेरी फ्रिक्वेंटली बिटवीन लेवल्स। अगर कोई भी ऐसी चीज है, लेवल्स की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई भी ऐसी चीज है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, कुछ भी ऐसी वैल्यू है जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है या वेरी हो रही है लेवल्स के बीच में। अभी इस लेवल पे थी, फिर इस लेवल पे पहुंच गई, फिर इस लेवल पे आ गई, फिर इस लेवल पर आ गई। वो लेवल्स के बीच में अगर चेंज हो रही है, वेरी कर रही है फ्रिक्वेंटली, तो हम कह सकते हैं कि वो फ्लक्चुएट कर रही है। एक्चुअली में इसी मीनिंग की, पहले ही ऑप्शन में जो वर्ब हमको दी गई है, इसी मीनिंग की यहाँ पर आवश्यकता है। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई जो प्राइस ऑफ गोल्ड है वो फ्लक्चुएट ही तो हो रहा है, वो चेंज ही तो हो रहा है, वो वेरी तो कर रहा है, और उसका जो चेंज है वो हर दिन अलग है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल डे को रिफर कर रहे हैं, इसीलिए हमने ईच डे लगाया है। ठीक है, वेव, फ्लटर, वाइब्रेट। देखिए बाकी की जो तीनों वर्ब हैं ये एक तरह के मोशन को दिखाती हैं, मूवमेंट को दिखाती हैं। हमें यहाँ पर किसी मूवमेंट की या मोशन की मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब की आवश्यकता नहीं थी, हमें यहाँ पर एक चेंज को रिफर करने वाली, एक चेंज के मीनिंग को रिफर करने वाली वर्ब की आवश्यकता थी, जो कि फ्लक्चुएट सही थी। वेव का मतलब क्या होता है, वेव लाइक मोशन। आपने कभी आप किसी तालाब में कभी किसी पत्थर को मारिए, कोई तालाब का शांत पानी है,
उस तालाब में आप किसी पत्थर को मारिए, पत्थर को मारने के बाद जो वाटर होता है इस तरह से मूव करता हुआ दिखाई देता है, उसको कहते हैं वाटर वेव। मैं यहाँ पर देखिए फिगर आपको दिखा देता हूँ। ये कोई लेक वगैरह है और यहाँ पर कोई बूंद आके गिरी ऊपर से, उस बूंद की वजह से ये जो तरंग है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ इमेज में, ये जो वाटर मूव करता है अप एंड डाउन, और अप एंड डाउन करते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे किनारे की ओर को जा रहा है, इसी को वेव कहा जाता है। और यही होती है वेव लाइक मोशन। आप अगर वेव के ग्राफ को देखोगे, आप किसी वेव के ग्राफ को देखोगे तो साइन कब बना हुआ आता है, इस तरह का कब बना हुआ आता है, ये होता है किसी वेव का ग्राफ, इस टाइप से। तो इसी तरह की मूवमेंट को दिखाने के लिए हम वेव वर्ड का यूज कर लेते हैं। आपके जो है व्हाट्सएप वगैरह में वेव रिलेटेड इमोजीज भी आते होंगे। ये हैंड है जो आप वेव करते हैं, जब आप किसी को टाटा बाय बाय करते हैं तो आप हैंड को वेव करते हैं, मतलब आप इस तरह की मूवमेंट दिखाते हैं, आप इस तरह की मोशन में लाते हैं। तो इसी तरह की मोशन को, यानी कि टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, या टू मूव अप एंड डाउन, टू मूव अप एंड डाउन, या टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, यही होती है वेव मोशन। वेव को हम एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेव को हम वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब के फंक्शन में भी आ सकती है। ये ओशियन वेव का जो है इमोजी है। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। तो वेव तो यहाँ पर होना नहीं था, हम किसी मोशन को तो यहाँ पर रिफर कर ही नहीं रहे हैं। फ्लटर का मतलब भी टू मूव अप एंड डाउन या टू मूव साइड टू साइड हो जाता है, ये भी एक मूवमेंट को रिफर करता है फ्लटर। वाइब्रेट का मतलब आपको पता ही है, जब आपका मोबाइल आपकी जेब में वाइब्रेट होता है तो वो भी एक तरह की स्लाइट मोशन ही है। हालांकि उसको मोशन नहीं कहा जा सकता, उसको मूवमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मूवमेंट में एक सेंस ये आ जाता है कि किसी चीज़ ने अपनी लोकेशन चेंज की, और जो मोबाइल है वो तो एक ही जगह वाइब्रेट हो जाता है, तो इसको मूवमेंट ना कह के इसको शेकिंग कहेंगे। वाइब्रेट का मतलब हो जाएगा टू शेक क्विकली, ठीक है, टू शेक क्विकली। तो ये भी जो है एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, ये भी यहाँ पर नहीं दिखाई जानी थी। यहाँ पर हम एक चेंज के मीनिंग को रेफर करने वाली वर्ब चाहिए थी, जो कि फ्लक्चुएट हमारी हो गई। 51 का हो गया फर्स्ट। आगे चल लेते हैं 52 पर। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, एक आर्टिकल लगा है, उसके बाद जो है एक ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद लिखा है एजुकेशन। एजुकेशन जो है एक नाउन है, और इस नाउन से पहले यहाँ पर एक आर्टिकल लगा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से, सिंटैक्स के हिसाब से कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। और देखिए ऑप्शन में 4 एडजेक्टिव आपको दिए हुए हैं, ऑर्गेनिक, फंडामेंटल, प्रिमिटिव, रेडिकल। अब इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को सबसे सही बताने के लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट बताने के लिए, पूरे सेंटेंस के कंटेक्स्ट को हमें जानना पड़ेगा, हमें सिंटैक्स को देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है। एजुकेशन, अ ब्लैंक एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। स्ट्रक्चर तो एकदम सिंपल है। ये जो नाउन फ्रेज है ये सब्जेक्ट बन जाएगी, उसके बाद जो नीड्स है वो यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, और ऑब्जेक्ट हो गया ये इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव भी चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और उसमें इंक्लूड भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है इंक्लूड, तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया रीडिंग, जो कि एक जिरेंड हो गया, एक वर्ब थी तो उसको जिरेंड फॉर्म में लाए। राइटिंग भी एक जिरेंड हो गया नाउन, मैथ भी एक नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन लगाकर फिर लास्ट वाले नाउन को जोड़ा गया। इंक्लूड के 4 ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, रीडिंग को, राइटिंग को, मैथ को एंड अ वैरायटी को। अब किसकी वैरायटी की बात की जा रही है ये बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर उसका ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिख दिया, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज वैरायटी के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह हो गई। तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा इसमें इंटरप्रिटेशन का है नहीं। हालांकि यहाँ पर कौन सा आना चाहिए था, ऑर्गेनिक एजुकेशन। देखिए ऑर्गेनिक एजुकेशन यहाँ पर आना था ना, तो यहाँ पर एन होता, इस ऑप्शन को तो ऐसे ही हटा दो। आपको अगर ग्रामर की समझ है, बेसिक सी समझ है, तो आप यहाँ पर ऑर्गेनिक को तो लिखोगे नहीं। फिर भी ऑर्गेनिक का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, शायद कहीं और काम आ जाए, या आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप अगर हो गई और आप अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब जानना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब हो जाता है, ऑर्गेनिक एडजेक्टिव ही है, और ऑर्गेनिक का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
कुछ भी ऐसा है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा है, तो उसको ऑर्गेनिक कहा जा सकता है। कुछ आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसको ऑर्गेनिक कह देंगे। कुछ भी अगर रिलेटेड, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है तो आप उसको ऑर्गेनिक कंसीडर कर सकते हैं। या फिर एक ऐसा आइटम, एक ऐसी चीज जिसमें कि आर्टिफिशियल केमिकल्स का इस्तेमाल ना हुआ, उसको ऑर्गेनिक कहा जा सकता है। जैसे आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक फूड आने लगे हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स आने लगे हैं, ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑर्गेनिक का मतलब कुछ भी ऐसा जो कि नॉट यूजिंग आर्टिफिशियल केमिकल्स इन ग्रोइंग प्लांट्स। इन चीज़ों को ऑर्गेनिक कंसीडर किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक तो यहाँ पर आना नहीं था एजुकेशन का, और एजुकेशन के ऑर्गेनिक होने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। दूसरा है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक। फंडामेंटल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है बेसिक। या मैं लिख दूं फॉर्मिंग द बेस फ्रॉम विच एवरीथिंग एल्स डेवलप्स। कोई भी ऐसी चीज जो उस बेस को बनाती है, जिस बेस से बाकी की चीजें डेवलप हो सकती हैं, उसे कहा जाना चाहिए फंडामेंटल या बेसिक। तो फंडामेंटल एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा। फंडामेंटल एजुकेशन कौन सी होती है? वो बेसिक एजुकेशन, वो एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है। फंडामेंटल का सिनोनिम हो जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। फंडामेंटल एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन उस एजुकेशन को कंसीडर किया जा सकता है जिसमें किसी बच्चे को उसके स्कूल के शुरुआती दौर में बेसिक लर्निंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। उसको रीडिंग सिखाई जाती है, उसको राइटिंग सिखाई जाती है, उसको मैथ, सिंपल मैथ सिखाया जाता है, जोड़ने कैसे है, घटाना कैसे है, और वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स भी उसको सिखाए जा सकते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर फंडामेंटल एडजेक्टिव जो है सिंटैक्स के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करने वाला एडजेक्टिव हो जाना चाहिए था। इसके बाद लिखा हुआ है प्रिमिटिव और रेडिकल। ये भी नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। प्रीमिटिव का क्या मतलब हो गया? प्रीमिटिव भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो गया रिलेटिंग टू ह्यूमन सोसाइटी एट एन अर्ली या वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कुछ भी ऐसा जो ह्यूमन सोसाइटी की जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी उससे रिलेटिंग हो या उससे रिलेटेड हो, उसको कहा जाता है प्रिमिटिव। जैसे अब ह्यूमन सोसाइटी है वो तो एडवांस स्टेज कही जा सकती है, डेवलप स्टेज कही जा सकती है, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी कभी अर्ली स्टेजेस में थी, डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में थी, जब हम लगभग एनिमल थे। ठीक है, तो अगर उससे कुछ ह्यूमन सोसाइटी की उस स्टेज से, डेवलपमेंट की उस अर्ली स्टेज से कुछ भी रिलेट कर रहा है तो उसको प्रिमिटिव कहा जा सकता है। या कुछ भी ऐसा जो रिलेटेड हो या रिलेट कर रहा हो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से, किसी भी चीज की, किसी भी कोई आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है, आपने कुछ बनाया है, अगर वो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है तो आप उसको प्रिमिटिव कंसिडर कर सकते हैं, प्रिमिटिव रिफर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिलेटिंग to an early stages of development। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई जो एजुकेशन है उसको प्रिमिटिव कहा जा सकता है कि वो एजुकेशन अपनी डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में है। इस मीनिंग को भी हम यहाँ पर रिफर करना नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एक वर्ड रेडिकल। रेडिकल देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। रेडिकल जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे वहाँ पर रेडिकल वर्ड का अच्छा खासा यूज़ दिखाया जाता है। रेडिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है और रेडिकल का मतलब हो गया बिलीविंग और expressing ideas or beliefs about extreme social और political change।
कोई भी ऐसा पर्सन या आपके द्वारा कही गई कोई ऐसी बात या कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसी बिलीफ जो एक्सट्रीम सोशल और पॉलिटिकल चेंज की बात करती हो या एक्सट्रीम सोशल या पॉलिटिकल चेंज को रिफर करती हो, उस आइडिया को, आपकी उस बात को, आपके उस बिलीफ को रेडिकल कंसीडर किया जाएगा। बिलीविंग और एक्सप्रेसिंग आइडियाज और बिलीव्स अबाउट एक्सट्रीम सोशल और पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल साइंस में इस वर्ड का अच्छा खासा यूज़ देखने को मिलता है, जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे वहाँ पर भी ये वर्ड काफ़ी अच्छा खासा यूज़ होता है, अबाउट एक्सट्रीम सोशल और पॉलिटिकल चेंज। तो यहाँ पर कोई ऐसी रेडिकल एजुकेशन भी नहीं देने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको शुरू में सोशल और पॉलिटिकल चेंज के बारे में सिखाया जा रहा है। कोई रेडिकल एजुकेशन यहाँ पर नहीं दी जा रही है। यहाँ पर जो है एक बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन को दी जाने की बात कर रही है। तो 52 का हो जाना था दूसरा ऑप्शन। 53 पर आते हैं। रैचल, फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है, टू पेरिस टू कंप्लीट हर कोर्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब आ जानी है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आनी होगी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया उस डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए, उस और डेस्टिनेशन हो गई पेरिस जो कि टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। टू कंप्लीट यहाँ पर टू प्लस V1 इन्फिनिटिव लग गया उस पर्पस को रिफर करने के लिए कि इसकी जो भी यहाँ पर वर्ब होगी, जो एक्शन होगा, जो एक्टिविटी होगी, उस वर्ब का, उस एक्शन का पर्पस क्या है। पर्पस है टू कंप्लीट हर कोर्स। ये टू कंप्लीट इन्फिनिटिव हो गया जो कि एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जा सकता है। चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट वर्ब में है इस कंप्लीट में, और ये जो कंप्लीट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट हो गया हर कोर्स। तो ये जो रेचल है ये क्या है, कोई लड़की है, ठीक है, क्योंकि हर कोर्स की बात की जा रही है। तो रिटर्निंग तो आ नहीं सकता, क्योंकि रिटर्निंग को अगर आपको मेन वर्ब बनाकर लिखना है तो कोई बी की फॉर्म इसके साथ होनी चाहिए। इज, एम, आर, वाज, वर कुछ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हटा दो। ठीक है, देखिए वाज रिटर्न, मैं आपको यहां पर बता दूं कि रिटर्न फिजिकल मूवमेंट को जब रिफर करता है तो इसका मतलब होता है टू गो बैक, ठीक है, या टू कम बैक। और इस मीनिंग में, इस सेंस में, ये जो रिटर्न है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इसलिए अपने बात कोई ऑब्जेक्ट ही लेगी नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी तो इसका पैसिव संभव नहीं है। और यहाँ पर वाज रिटर्न लिखा गया है, बी की फॉर्म के साथ रिटर्न लिखा गया है, ये तो बिल्कुल ही सिंटैक्टिकल नहीं है। बी की फॉर्म के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, या फिर बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। बी रिटर्न अगर लिखा होता, अगर कहीं पर वाज रिटर्न लिखा होता तो भी गलत हो जाता, क्योंकि वाज रिटर्न का मतलब क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर, और पैसिव इसका बना नहीं सकते क्योंकि इस मीनिंग में रिटर्न इंट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में है, तो वाज रिटर्न भी गलत हो जाता। वुड रिटर्न भी नहीं आएगा क्योंकि वुड एक मोडाल है, और मोडाल के साथ जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म में आती है, ना कि सेकंड या थर्ड फॉर्म में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर एक ही ऑप्शन बचा विल रिटर्न, फ्यूचर इंडेफिनिट में रिफर कर रहा है, मतलब एक ऐसे एक्शन को रिफर कर रहा है जो फ्यूचर में किसी पॉइंट पर होगा। तो 53 का हो गया थर्ड ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है, 54 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द मिथ ऑफ सिसिफस बाय कैंपस इज पॉपुलर। द मिथ ऑफ सिसिफस बाय कैंपस, ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा ही एक नाउन फ्रेज है और एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है। द मिथ ऑफ सिसिफस बाय कैमस, कैमस लिखा है, मैंने कैंपस पढ़ दिया। द मिथ ऑफ सिसिफस ये किसी आर्ट का या किसी रचना का नाम है मेरे ख्याल से, या कोई किताब लिखी गई होगी या कुछ लिखा गया होगा, और उसको लिखने वाले का नाम लिखा है बाय प्रीपोजिशन लगाकर, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर। बाय प्रीपोजिशन एक डूअर को रिफर करता है, उस रचनाकार को रिफर करता है, उस जिसने भी इसको लिखा होगा या बनाया होगा या कुछ भी किया होगा इसके साथ। द मिथ ऑफ सिसिफस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये किसी का नाम है, इसको एक्चुअली में इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाना चाहिए था, तरीका तो यही कहता है, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। द मिथ ऑफ सिसिफस बाय कैमस, सब्जेक्ट है हमारा कोई एक सिंगुलर, किसी रचना का, किसी किताब का नाम हो सकता है, मैंने गूगल इसको किया नहीं, करके देख लेना क्या है। द मिथ ऑफ सिसिफस बाय कैमस इज यहाँ पर लग गया, जो कि मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, बी की फॉर्म है, यानी कि लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए था उसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट बाकायदा लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है पॉपुलर।
जो कि एक एडजेक्टिव है। इस सब्जेक्ट के लिए, द मिथ ऑफ सिसिफस के लिए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इज ने लिंकिंग वर्ब का काम कर दिया, लिंक कर दिया पॉपुलर कॉम्प्लीमेंट को, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से। इतनी बात तो सही है। अब चूंकि एडजेक्टिव है तो इससे पहले कोई एडवर्ब भी लगाया जा सकता है जो मीनिंग को जस्टिफाई करे, जो मीनिंगफुल हो, जो सिंटैक्स के हिसाब से सही हो। क्या आपके सामने एडवर्ब दिए गए हैं? ऑफन, समटाइम्स, स्टिल, इनफ। चलो देखिए, इस सेंटेंस के बहाने से इन 4 एडवर्ब के बारे में भी जानने समझने का मौका मिलेगा। तो आपको भले ही ये लग रहा हो कि मैं एक सेंटेंस करवा रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर इन 4 कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने बताने जा रहा हूं जो कि आपको 40 सेंटेंस में भी काम आएंगे। तो एक क्वेश्चन के बहाने से आपके 40 क्वेश्चन का डाउट क्लियर। देखिए, जो ऑफन जो वर्ड है इसका मतलब है मैनी टाइम्स या फ्रीक्वेंटली। कुछ डिक्शनरी में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा फ्रीक्वेंटली। अब चूंकि ये फ्रीक्वेंटली के मीनिंग को रिफर करता है, मैनी टाइम्स के मीनिंग को रिफर करता है, तो ये जो ऑफन है ये किसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करता है। ऑफन वर्ड का इस्तेमाल हम किसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए करते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली है वो क्या है? वो कोई एक्टिविटी है। फ्रीक्वेंटली का मतलब है जो बार बार हुई हो, बार बार रूप से हुई हो, अब हुई, उसके बाद हुई, उसके बाद हुई, अलग अलग पॉइंट पर हुई, बार बार हुई। तो ये जो फ्रीक्वेंटली वर्ड है या मैनी टाइम्स या ऑफन, ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को रिफर कर रहे हैं। और जो भी वर्ड वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को रिफर करता है, ये बताता है कि वर्ब फ्रीक्वेंटली हुई, अलग अलग पॉइंट पर बार बार हुई, उस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या पॉपुलैरिटी की फ्रीक्वेंसी को बताया जा रहा है? क्या इस मीनिंग को रिफर किया जा रहा है कि ये जो पॉपुलर है, ये जो द मिथ ऑफ सिसिफस जो भी है, ये बुक है जो भी है, ये अलग अलग पॉइंट पर बार बार फ्रीक्वेंटली पॉपुलर हुआ है? कि ये अगर आपकी टाइमलाइन है तो ये भी पॉपुलर हुआ, फिर लोग इसे भूल गए, फिर दोबारा पॉपुलर हुआ, फिर इसको भूल गए, फिर हुआ, फिर हुआ। क्या अलग अलग पॉइंट पर ये रिफर हुआ है? नहीं। किसी ऐसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी इस तरह की फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर सेंस नहीं है, यहाँ पर रेफरेंस नहीं है। अगर यूज कर दोगे ऑफन को तो सेंटेंस जो है सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली गलत हो जाएगा। समटाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। समटाइम्स की अगर बात करें तो समटाइम्स भी एक तरह का एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। समटाइम्स का मतलब होता है ओकेजनली, OCASIONALLY। और ये जो ओकेजनली है और ये जो समटाइम्स है, दोनों के दोनों ही वर्ड ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को तो हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लगाना सिमेंटिकली जस्टिफाइबल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं होगा सेंटेंस। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि कोई ओकेजन आया फिर वो पॉपुलर हो गया, फिर से वो पॉपुलर हो गया, बार बार वो पॉपुलर हुआ किसी वजह से। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। स्टिल के बारे में समझ लेते हैं। स्टिल का क्या फंक्शन है, स्टिल का क्या मीनिंग है, किस तरह के मीनिंग को वो कन्वे करता है, किस किस फंक्शन में वो आ सकता है। ये रहा आपका स्टिल। देखिए, स्टिल जो वर्ड है ना वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। जब स्टिल एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है नॉट मूविंग। कोई चीज मूव नहीं कर रही है तो आप उसको कह सकते हैं स्टिल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप रुके हुए पानी को स्टिल वाटर कह सकते हैं। स्थिर पानी, तालाब का जो पानी होता है वो स्टिल वाटर होता है जब तक कोई बाह्य फोर्स आकर उसको ना हिलाए। जो नदी का जो पानी होता है वो रनिंग वाटर होता है, वो बहता हुआ पानी होता है। ठीक है। एक और मीनिंग इसका हो सकता है नॉट मेकिंग साउंड। कोई भी अगर ऐसी चीज है जो कोई साउंड नहीं दे रही है, चुपचाप पड़ी हुई है, तो उसको भी स्टिल वर्ड उसको भी रिफर कर सकता है। स्टिल नाउन भी हो सकता है। स्टिल जब नाउन होता है तो वो रिफर करता है डीप साइलेंस को। डीप साइलेंस को स्टिल कहा जा सकता है या स्टिलनेस कहा जा सकता है। ये इस वाले मीनिंग का ही नाउन के फंक्शन में आ गया। इस वाले मीनिंग को कैरी करते हुए स्टिल नाउन फंक्शन में आ गया। लेकिन हमें जानना है, बेसिकली हम इंटरेस्टेड है स्टिल के एडवर्ब वाले फंक्शन में, कि स्टिल जब एडवर्ब होता है
तो उसका क्या मीनिंग होता है और किस तरह के फंक्शन में होता है। देखिए स्टिल जब एडवर्ब होता है तो किसी एक्शन के गोइंग ऑननेस को इंडिकेट करने के लिए, गोइंग ऑननेस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं सी इज स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी। सेंटेंस को आप एक बार ध्यान से पढ़ लो, ऊपर मैं लिखवा देता हूं। स्टिल एक एडवर्ब के रूप में किसी एक्शन के गोइंग ऑन नेस को, गोइंग ऑन नहीं एक्चुअली मैं ऑन गोइंग लिखूं, ऑन गोइंग रहने को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि सर किसी एक्शन के जारी रहने को या गोइंग ऑन रहने को या कंटिन्यूअस रहने को अगर हमने एक्सप्रेस करना था तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखा तो दी थी, प्रेजेंट लगा दिया और उसके बाद कंटिन्यूअस लगा दिया। किसी वर्ब की टेंस को या स्टेट को अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले गए तो हम यही तो कह रहे हैं कि प्रेजेंट के पॉइंट पर ये गोइंग ऑन है, तो अलग से स्टिल एडवर्ब लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी। एक्चुअली में स्टिल एडवर्ब लगाकर इस सेंटेंस में हम ये कह रहे हैं कि ये जो वर्किंग वाला फंक्शन है, ये जो वर्किंग वाला काम है सी का, वो अभी भी कंटिन्यूअस है या अभी भी ऑनगोइंग है। अभी भी ऑनगोइंग है होने का मतलब है कि वो पहले भी गोइंग ऑन था। पहले जब हम पहले सी से मिले थे, जब हमने पहले सी को ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था, वो तब भी इसी कंपनी में काम कर रही थी। और जब अब दोबारा से या तीसरी बार से हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं प्रेजेंट के मोमेंट पर, वो अभी भी इस कंपनी में काम कर रही है। तो इसीलिए मैंने गोइंग ऑन की जगह लिखा था ऑन गोइंग, मतलब पहले कोई काम चल रहा था और वो अभी भी चल रहा है। इस चीज़ को मैं लिखवाना चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ। वैसे अगर मेरी बातों को समझ रहे हो तो कॉपी और पेन, स्याही खराब करने से और अपनी नोटबुक खराब करने से अच्छा है कि अपने दिमाग को भरो, अपने दिमाग की समझ को बढ़ाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी को या गोइंग ऑननेस को एक्सप्रेस करने के लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही काफ़ी था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाकर हम ये कह रहे थे कि प्रेजेंट के पॉइंट पर ये एक्टिविटी गोइंग ऑन है, तो हमने स्टिल को अलग से क्यों लगाया। इस वर्किंग वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमने स्टिल को लगाया एडवर्ब के रूप में। जब हमने स्टिल को एडवर्ब के रूप में वर्किंग वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगाया तो हम ये कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये एक्टिविटी अभी भी गोइंग ऑन है, मतलब पहले भी गोइंग ऑन थी। कोई एक्शन जो पहले भी गोइंग ऑन था वो अभी भी गोइंग ऑन है। इस तरह के मीनिंग को रिफर करने के लिए स्टिल एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये इसका पहला फंक्शन हो गया। इसी से सिमिलर फंक्शन इसका दूसरा है। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। दूसरी स्टिल जो है जब एडवर्ब होता है, स्टिल जब एडवर्ब होता है तो इवन नाउ, ये जो पहला वाला फंक्शन बताया इसी के सिमिलर है। कई बार तो मैं दूसरा वाला बताता भी नहीं हूँ, इसके एग्जाम्पल को भी उसी में समझा देता हूँ, लेकिन चलो आपको बता देता हूँ। स्टिल एडवर्ब जब होता है तो इवन नाउ के सिमिलर मीनिंग को या इवन नाउ के मीनिंग को क्लियर कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवन नाउ देखिए प्रेजेंट का पॉइंट है और इस प्रेजेंट के पॉइंट को इवन से लगाकर, ये देखिए नाउ क्या है, नाउ एक एडवर्ब है। नाउ जब एक एडवर्ब है और एक ऐसा एडवर्ब जो प्रेजेंट के पॉइंट को रिफर कर रहा है, और इवन को लगाया हमने एक एडवर्ब के रूप में इस नाउ को, इस प्रेजेंट के पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए। इवन, जस्ट, ओनली, ये एक तरह से एम्फेसाइजर एडवर्ब होते हैं। ये एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं किसी दूसरे एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब वगैरह को। तो नाउ एक एडवर्ब हमने लगाया है, एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, और एडवर्ब टाइम ऐसा जो प्रेजेंट के पॉइंट को रिफर कर रहा है, प्रेजेंट के पॉइंट को रिफर कर रहा है। और इवन को लगाया हमने इस एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज करने का मतलब इस पर जोर डालना, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी वर्ब जो अभी भी वैलिड है, पहले भी वैलिड थी, अभी भी वैलिड है। कोई ऐसी वर्ब या कोई ऐसी स्टेटिव वर्ब या कोई ऐसा एक्शन जो अभी भी वैलिड है, या कोई ऐसी स्टेटिव वर्ब जो अभी भी वैलिड है, उसकी वैलिडनेस को दिखाने के लिए भी हम स्टिल को यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा आर यू स्टिल हंग्री। ठीक है, आर यू स्टिल हंग्री का मतलब क्या है। देखिए, एक ये जो आर लगी है यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब लगी है, चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो शुरू में आ गई। उसके बाद ये जो यू है सब्जेक्ट है, और ये जो हंग्री है वो एडजेक्टिव यानी कि कॉम्प्लीमेंट है।
जिस कॉम्प्लीमेंट को ये आर लिंकिंग वर्ब इस सब्जेक्ट से लिंक कर रही होगी। स्टिल लगाया गया है यहां पर एक एडवर्ब के रूप में इस स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। और वो स्टेट क्या है? हंगरी। तो इस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाया गया है। तो यहां पर जो स्टिल लगाया गया है हंगरी को मॉडिफाई करने के लिए, वो बता रहा है कि वो अभी भी प्रेजेंट के पॉइंट पर हंगरी है। तो ये कंटेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग ये निकल के आता है कि वो पहले भी हंगरी था। पहले कोई व्यक्ति हंगरी था, आपने उसको 4-5 रोटी खिला दी है, जितनी भी उसकी भूख होनी चाहिए थी उसको खिला दिया, लेकिन इतना खाने के बाद वो अभी भी हंगरी है। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी को रिफर कर रहा है। स्टिल इस स्टेट के एक ऐसे एस्पेक्ट को रिफर कर रहा है कि ये व्यक्ति जो जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं पहले भी इस स्टेट में था और अभी भी इस स्टेट में है। इसीलिए स्टिल इवन नाउ के मीनिंग को कन्वे करता है। एक फंक्शन हो रहा है स्टिल का जो बड़ा सा ठीक सा लगता है मुझे, जो बताने लायक है। स्टिल जो है किसी सरप्राइजिंग या किसी अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन या कंटेंट को एम्फेसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं किसी सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेड कंटेंट या इंफॉर्मेशन को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, को एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एम्फेसाइज करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी फेल्ड द एग्जाम, कोमा लगाया, एंड स्टिल सी वाज नॉट अपसेट। अब देखिए जरा ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए, क्या कह रहे हैं हम पहले वाले स्टेटमेंट में हमने कहा सी फेल्ड द एग्जाम। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी या यूजुअल सिचुएशन ये थी कि सी वाज अपसेट। अगर एग्जाम को फेल कर गई थी वो तो उसको अपसेट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा? नॉट अपसेट। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि उसको अपसेट होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा जो कि हमारे लिए या लिसनर के लिए अनएक्सपेक्टेड था या लिसनर के लिए सरप्राइजिंग था। वो पहले सुनेगा सी फेल्ड द एग्जाम और दिमाग में अपने उसके बैठ जाएगा कि यार परेशान होगी, रो रही होगी, अपसेट होगी, लेकिन फिर वो सुनेगा सी वाज नॉट अपसेट। तो ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड रहा। तो इस अनएक्सपेक्टेडनेस को, इस अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजिंग कंटेंट या इंफॉर्मेशन को एम्फेसाइज करने के लिए हम एडवर्ब स्टिल को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये स्टिल के मेन फंक्शन है। तो हम यहाँ पर स्टिल वर्ड का ही यूज करने वाले हैं। एक्चुअली में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी लिखा गया था कैमस के द्वारा ये स्टिल पॉपुलर है। ये पहले भी पॉपुलर था, ये अभी भी पॉपुलर है। इवन नाउ के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पर स्टिल को इस्तेमाल किया है। इनफ एक एडवर्ब डिग्री है, एडवर्ब डिग्री बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनफ का प्रयोग भी यहाँ पर ये नहीं होना था। हमें ये नहीं बताना था कि वो कितना पॉपुलर है, कम पॉपुलर है, ज़्यादा पॉपुलर है या इनफ पॉपुलर है। देखिए इनफ के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनफ जो है एडवर्ब है, और ये जब एडवर्ब होता है डिटर्मिनर भी हो जाता है एक्चुअली में, इसलिए मैंने कहा कि जब ये एडवर्ब होता है, इनफ जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है एज मच एज रिक्वायर्ड या एज मैनी एज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब जितनी रिक्वायर्ड लेवल की डिग्री की आवश्यकता है उतनी रिक्वायर्ड लेवल की डिग्री को रिफर करता है इनफ, या इनफ को कह दूं मैं रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिग्री को रिफर करता है। रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिग्री को रिफर करता है। जैसे आपने किसी से कहा कि चाय बना के लाओ, चाय बनाने वाले ने आपसे पूछा कि सर कितनी मीठी लेंगे, वो आपने कहा कि चल डाल ला अपने अंदाजे से, वो अपने अंदाजे से शुगर चाय में आपकी डाल के ले आया। आपने चाय की चुस्की मारी, चुस्की मार के बोला इनफ स्वीट। मतलब कि जितनी
स्वीटनेस की, ये जितनी स्वीट की डिग्री की आपको आवश्यकता थी वो उतनी ही डिग्री, उतनी ही अमाउंट उसमें शुगर डाल के लाया है। तो स्वीटनेस की जो अमाउंट है, स्वीटनेस की जो डिग्री है, या स्वीट एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो टी में वो रिक्वायर्ड है। वो जो आपकी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड थी उतनी ही डिग्री को डाल के लाया है, उतनी अमाउंट को डाल के लाया है। तो आप कह सकते हैं द टी इज इनफ स्वीट, या द टी इज स्वीट इनफ। एक्चुअली में इनफ जब एडवर्ब होता है तो एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है। आपको लिखना चाहिए या आपको कहना चाहिए द टी इज स्वीट इनफ। स्वीट यहां पर एडजेक्टिव हो गया, अरे यार स्वीट यहां पर एडजेक्टिव हो गया और इनफ हो गया यहां पर एडवर्ब, इसको मॉडिफाई करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर हम किसी पॉपुलैरिटी की डिग्री को रिफर कर रहे हैं कि वो इनफ पॉपुलर था, जितनी पॉपुलैरिटी रिक्वायर्ड थी उतना पॉपुलर वो था। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश यहाँ पर नहीं की जा रही है। कई बार ये बता भी दिया जाता है कि रिक्वायर्ड डिग्री है क्या। भाई इनफॉर्मल सिचुएशन में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में तो लिसनर को और स्पीकर को पता ही होता है कंटेक्स्ट के हिसाब से कि वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिग्री क्या है। लेकिन कई बार रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिग्री को बताने के लिए हमें यहाँ पर इन्फिनिटिव फ्रेज लिखनी पड़ती है। जब इनफ को एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, या इनफ पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो भी उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो अगर इनफ को लगाना भी था तो सिंटैक्स के हिसाब से सिंटैक्टिकली जो है इनफ को बाद में आना चाहिए था। पॉपुलर एडजेक्टिव हो गया और इनफ एडवर्ब, लेकिन ब्लैंक कहाँ दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है पहले। तो इस वजह से भी सिंटैक्स भी आपकी देखिए काफ़ी हेल्प करती है, इसलिए आप सिंटैक्स को समझते हुए चलिए। इनफ को इस यहाँ पर इस ब्लैंक में नहीं आना था, यहाँ पर आना था स्टिल को। ये हो गया 54, इसका हो गया थर्ड। 55 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द आर्किटेक्ट वाज अनेबल टू ब्लैंक दिया हुआ है दोज डिजाइंस। द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट आपको पता है क्या होते हैं, नाउन, आर्टिकल, ये हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, बी की फॉर्म है, उसके बाद आ गया एडजेक्टिव, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बनकर इसका आर्किटेक्ट का। और ये बताने के लिए कि उसकी अनेबिलिटी किस एस्पेक्ट में है, किस एक्टिविटी में है, किस एक्शन में है, ये 2+V1 लग गया यहाँ पर इन्फिनिटिव। और चूंकि ये जो वर्ब है हमारी ये ट्रांजिटिव नेचर की रही होगी, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब रही होगी, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया दोज डिजाइंस। तो यहाँ पर ये जो इन्फिनिटिव लगा है ये अनेबिलिटी के बारे में बताने के लिए लगा है, तो इस इन्फिनिटिव को एडवर्ब भी कंसीडर करूंगा मैं। क्या आना चाहिए, द आर्किटेक्ट वाज अनेबल टू मेड, मेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन्फिनिटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, इसको तो हटा ही दो। बुल्ट भी हटा दो, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। स्कैटर का मतलब अगर मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखाने की कोशिश करूं तो स्कैटर का मतलब हो जाएगा टू थ्रो समथिंग इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। किसी चीज को आपने हाथ में लिया और वेरियस अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस में आपने फेंक दिया, आपने क्या कर दिया, उनको बिखेर दिया, इसको कहते हैं स्कैटर करना। या फिर टू मूव अपार्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। भाई 4-5 लोग एक साथ खड़े हुए थे, 4-5 लोग एक साथ खड़े हुए थे झुंड बनाकर, पुलिस आई और पुलिस के आते ही ये इधर को चला गया, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, सब अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गए, ठीक है। तो इसको भी स्कैटर कह सकते हैं। तो स्कैटर तो यहाँ आना नहीं था, ऐसा तो है नहीं कि डिजाइन को यहाँ पर आर्किटेक्ट ने स्कैटर करने में अनेबल था, यहाँ पर था स्केच। एक्चुअली में जो आर्किटेक्ट होते हैं जब वो किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो पहले उस बिल्डिंग के डिजाइन को वो स्केच करते हैं। स्केच का मतलब टू ड्रॉ ए डिजाइन, स्केच का मतलब हो गया टू ड्रॉ ए डिजाइन। वो पहले उस स्केच को ड्रॉ करते हैं पेपर पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिविल इंजीनियर होते हैं मेरे ख्याल से वही आर्किटेक्ट बनते हैं, और भी कोई डिग्री होती होगी आर्किटेक्ट बनने के लिए, होती है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम। तो जो आर्किटेक्ट होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग का या इंजीनियरिंग ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहरी शेप को या बाहरी चीज, बाहरी खोखे खाकले को बनाने की जो है एजुकेशन दी जाती है।
लर्निंग दी जाती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस्तेमाल करके जो है आर्किटेक्ट इस तरह के स्ट्रक्चर पहले कागज पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन वगैरह खींची हुई है ये वो स्केल्स है, जो स्केल्स उसने अपने दिमाग में या जिन स्केल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ पर बनाया होगा कि किस चीज़ को कितना लेंथी रखना है, कितना उसको कहाँ तक कितना चौड़ा रखना है। और इस तरह से जो है आर्किटेक्ट पहले उस डिज़ाइन को स्केच करते हैं और स्केच करने के बाद फिर इस बिल्डिंग को रियल में असली में बनाते हैं। तो ये हो गया 54 का, 55 का हो जाना चाहिए था दूसरा ऑप्शन। 56 पर आ जाते हैं। लाइफ इज शॉर्ट बट इट हैज अ मीनिंग। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने लिखा है, लाइफ इज शॉर्ट बट लगाया है एक कंजंक्शन जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को या अपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइफ हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, इज हो गया यहाँ पर लिंकिंग वर्ब जो कि एक मेन वर्ब है, और शॉर्ट यहाँ पर लग गया एडजेक्टिव, सब्जेक्ट से उसका कॉम्प्लीमेंट लिंक कर दिया लिंकिंग वर्ब ने। फिर उसके बाद एक बट लगाया गया है जो कि एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए काम आएगा। तो दो क्लोजेस को जोड़ रहा है और दोनों क्लोजेस जो है एक दूसरे से डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट मीनिंग को रिफर कर रही हैं। बट इट हैज़ अ मीनिंग। इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया जो कि लाइफ के लिए एक प्रोनाउन के रूप में लगाया गया है। हैज़ यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट, अ मीनिंग। मीनिंग यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर आना चाहिए एडजेक्टिव और लगा है आर्टिकल। अ रेयर मीनिंग, अ शार्प मीनिंग, अ डीप मीनिंग, अ ब्लर मीनिंग। देखिए रेयर का मतलब होता है नॉट कॉमन, कोई भी चीज जो कॉमन नहीं है या फ्रिक्वेंट नहीं है, नॉट कॉमन या नॉट फ्रिक्वेंट। कोई ऐसा इवेंट है जो फ्रिक्वेंट नहीं है, जो कि बहुत कम होता है, 100-200 साल में एक बार हो गया, तो आप किसे कहें, आप क्या कहेंगे यार ये तो रेयर है, ये इवेंट या एक्शन तो रेयर है। तो रेयर का मतलब होता है नॉट कॉमन और नॉट फ्रिक्वेंट और वेरी अनयूजुअल। कोई अगर दिखने में, बोलने में अनयूजुअल है, एक्टिविटी में अनयूजुअल है, तो उसको भी आप रेयर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में कुछ ऐसा रेयर मीनिंग है जो लोगों को पकड़ में नहीं आता। शार्प, देखिए शार्प वर्ड के काफ़ी मीनिंग निकल के आते हैं। शार्प जो वर्ड है, जो शार्प एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एक तो इसका मेन मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है, शार्प एडजेक्टिव। जैसे मैंने यहां पर लिखा शार्प नाइफ, तो यहां पर शार्प का क्या मतलब है? यहां पर शार्प का मतलब है हैविंग अ थिन एज। हैविंग अ थिन, थिन का मतलब पतली, बारीक सी। हैविंग ए थिन एज और पॉइंट फॉर कटिंग समथिंग। किसी चीज को काटने के लिए वो जो थिन एज होती है, वो जो पॉइंट होता है थिन सा, अगर वो किसी नाइफ के पास है आप उसको शार्प नाइफ कह सकते हैं। हैविंग ए थिन एज और पॉइंट फॉर कटिंग समथिंग, कटिंग समथिंग। अगर आप लिख रहे हैं शार्प पेन, पेन यहां पर नाउन हो गया, शार्प इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, तो यहां पर शार्प का क्या मतलब हो गया? यहां पर शार्प का मतलब हो गया सीवियर और स्ट्रॉन्ग। आप किसी सीवियर स्ट्रॉन्ग पेन को रिफर कर रहे हैं। अगर आप लिखते हैं शार्प क्रिटिसिज्म, शार्प क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म नाउन हो गया, शार्प हो गया एडजेक्टिव, तो यहां पर शार्प का क्या मतलब हो गया? यहां पर शार्प का मतलब हो गया सीवियर और एंग्री। किसी का आपने एंग्री वे में शार्प क्रिटिसिज्म कर दिया तो आप उसको शार्पनेस कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म की शार्प क्रिटिसिज्म हो गया। अच्छा, आपने अगर लिख दिया या आप लिख रहे हैं शार्प डिक्लाइन, तो डिक्लाइन नाउन हो गया, शार्प इसके लिए एडजेक्टिव। यहां पर शार्प का क्या मतलब हो गया? यहां पर शार्प का मतलब हो गया सडन, क्विक और स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन। ठीक है, एक सडन डिक्लाइन को, एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन को आप शार्प डिक्लाइन कह सकते हैं। डिक्लाइन का मतलब नीचे जाना, किसी चीज का कम हो जाना। अगर आप लिख रहे हैं शार्प ब्रेन
या शार्प माइंड, ब्रेन या माइंड जो है नाउन हो गया। अब शार्प का क्या मतलब हो गया? अब शार्प का मतलब हो गया इंटेलिजेंट। ओके, अगर आप लिख रहे हैं शार्प शूटर, शूटर नाउन हो गया। अब इस शार्प का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया वेरी स्किलफुल, वेरी स्किलफुल शूटर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि शार्प के और भी दो चार मीनिंग हो सकते हैं, इसका मीनिंग कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप यहां पर लगाकर देखोगे तो क्या लाइफ के पास एक ऐसा कोई शार्प मीनिंग है? ऐसा कोई मीनिंग है लाइफ में जिसको शार्प कहा जा सके? मतलब वेरी इंटेलिजेंट मीनिंग? नहीं, ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा। एक्चुअली में यहां पर आना चाहिए था डीप। डीप जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। मैं इसका मतलब बता देता हूं आपको, आप खुद समझ जाओगे। डीप एडजेक्टिव भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है। इसका मतलब होता है गोइंग और बीइंग अ लॉन्ग वे डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ सरफेस। जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के टॉप से लॉन्ग वे अगर कोई डाउन जाए तो आप इसको क्या कह सकते हैं? डीप। एक तो मीनिंग यही हो गया। दूसरा मीनिंग इसका हो जाता है इंटेंस या प्रोफाउंड। इंटेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखे हुए हो। लाइफ के जो डीप मीनिंग की बात की जा रही है वो ऐसे मीनिंग की बात की जा रही है जो कि अपने अंदर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों को समाये हुए हो। ये यहाँ पर डीप इस वाली मीनिंग में यूज होना है। थर्ड ऑप्शन हो गया। ब्लर का मतलब हो गया नॉट विजिबल क्लियरली। तो ऐसा मीनिंग भी नहीं जो आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये फिजिकल सेंसेस के कंटेक्स्ट में ये वर्ड आ जाता है। ये भी नहीं होना था डीप मीनिंग। आपने कई बार सुना भी होगा लाइफ हैज़ अ डीप मीनिंग। कई बार हम आपस जो है बोलचाल में यूज कर लेते हैं डीप थॉट्स को, है ना, डीप थॉट्स। तो डीप थॉट्स से हम ऐसी थॉट्स को रिफर कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को, किसी वैल्यूएबल मीनिंग को अपने अंदर उन्होंने रखा हुआ हो। ठीक है, ऐसे विचार जो कि बहुत ही एफर्ट लगाकर सोचे गए हों और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो है, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही फेवरेबल बातें उनमें हों, उनको डीप थॉट्स कहा जा सकता है। तो इसी मीनिंग में यहाँ पर डीप को यूज किया जा रहा है। ये हो गया आपका 56। 57 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द स्नाइपर वाज एबल टू रेबल्स। स्नाइपर यहाँ पर नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। वाज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई जो कि बी की फॉर्म है। एबल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। द स्नाइपर वाज एबल। 2+V1 यहाँ पर इन्फिनिटिव लग गया और ये इन्फिनिटिव लगा है इस एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। और एबल क्या है? एडजेक्टिव है, तो मैं इसको क्या कंसीडर करूंगा? एडवर्ब भी कंसीडर करूंगा। अब देखिए, ये जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और इसमें जो वर्ब रही होगी वो ट्रांजिटिव नेचर की रही होगी और इसीलिए उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट भी लिखा है। क्या वर्ब है? सूट ऑफ, सूट विथ, सूट डाउन। एक्चुअली में सूट वर्ब के सूट वर्ब के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं या सूट वर्ड के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, सूट वर्ड से बनने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। इनको जरा समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल का ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि काफ़ी कुछ है समझने को। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है आपको शूट ऑफ। मैं आपको क्लियर बता दूं, सूट ऑफ जैसा कुछ नहीं होता है। सूट ऑफ जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, एक फ्रेजल वर्ब होती है, वो होती है सूट ऑफ। इस फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये तो ऑप्शन हटाई दो। शूट विद के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, शूट विद जैसी फ्रेजल वर्ब भी कोई नहीं होती है।
हालांकि शूट वर्ब के साथ विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगी। मैं क्या कह रहा हूं, शूट विद जैसी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि शूट और विद एक साथ आकर कोई फ्रेजल वर्ब, कोई मीनिंगफुल फ्रेजल वर्ब बना देंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे। लेकिन शूट के साथ विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करने वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखिए उस सिचुएशन में क्या होगा, शूट समवन विद समथिंग, और यहां पर ये जो समथिंग है किसी गन को या किसी एरो को या किसी जिस भी चीज से शूट किया हो उसको रिफर कर रही होगी। एक्चुअली में शूट का मतलब क्या है, शूट का मतलब पहले समझ लेते हैं। शूट का मतलब यहां पर बता देता हूं मैं। शूट का मतलब है, शूट का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो बेस मीनिंग है, शूट का मतलब है टू फायर अ बुलेट और एन एरो टू किल अ पर्सन और एनिमल। ठीक है, टू फायर अ बुलेट और एन एरो टू किल अ पर्सन और एनिमल, ये शूट का मीनिंग है। अब वापस आते हैं जरा, शूट के साथ हम विद प्रीपोजिशन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं शी शॉट, शूट की सेकंड फॉर्म हो जाती है शूट, शॉट। शी शॉट हर हस्बैंड विद अ पिस्टल। ठीक है, तो शॉर्ट जो वर्ब है हमारी यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया और विद प्रीपोजिशन लिखा गया है, और उस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया है, और ये प्रीपोजिशन फ्रेज लिखी गई है उस मैनर को बताने के लिए या उस इंस्ट्रूमेंट को रिफर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है इस एक्टिविटी में। ठीक है, शी शॉट हर हस्बैंड हाउ विद अ पिस्टल। एक तरह से विद जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उस मैनर को ही रिफर कर रही है, या विद प्रीपोजिशन को लगाया गया है उस इंस्ट्रूमेंट को रिफर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ। अब देखिए, जब विद प्रीपोजिशन को लगाया जा सकता है तो दूसरी कोई प्रीपोजिशन आ सकती है जो कंटेक्स्ट के हिसाब से सही हो, जो मीनिंगफुल हो। भाई विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हमें किसी इंस्ट्रूमेंट को जोड़कर लिखना था सेंटेंस में, लेकिन अगर हमें किसी प्लेस को लिखना है तो हम इन लगा सकते हैं, शी शॉट हर हस्बैंड इन हर बेडरूम। भाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना स्ट्रक्चर में डिपेंड करेगा किस तरह के ऑब्जेक्ट को, नाउन फ्रेज को हम जोड़ रहे हैं। हमने एक प्लेस को जोड़ा तो इन हर बेडरूम लगा दिया। मैं किसी ऑन को भी लिख सकता हूं, ऑन द रूफ। रूफ को मैंने एक सरफेस की तरह रिफर कर लिया तो मैंने ऑन लगा दिया। मैं एट को भी लगाकर लिख सकता हूं, एट 8 PM। अगर मैं किसी टाइम को रिफर कर रहा हूं तो मैं एट लगा दूंगा। अगर मैं किसी प्लेस को रिफर कर रहा हूं, एट बस स्टैंड। अगर बस स्टैंड पे उसने शूट कर दिया, अगर मैं किसी प्लेस को रिफर कर रहा हूं तो मैं एट भी लगा दूंगा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आना डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट वर्ड से जोड़ रहे हैं। तो शॉर्ट विद अगर कहीं स्ट्रक्चर में लिखी हुई मिले तो वो इस तरह से लिखी हुई मिलेगी, शॉर्ट विद कोई अपने आप में कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, विद प्रीपोजिशन की तरह उसके विद प्रीपोजिशन की तरह आ जाता है शॉर्ट वर्ब के साथ स्ट्रक्चर में। ये हो गया। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और मेरे दिमाग में यहाँ पर आता है। मैंने सेंटेंस यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, एक एक बात मैं ऐसी आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जर्नी से डायरेक्ट रिलेवेंट है। कुछ भी इधर उधर का नहीं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। मैंने ये सेंटेंस लिखा, शी शॉट हर हस्बैंड विद अ गन। फिर मैंने एक स्टेटमेंट इसमें ऐड कर दिया, एंड ही डाइड। शी शॉट हर हस्बैंड विद अ गन एंड ही डाइड। ये ही से मैं किसको रिफर कर रहा हूं, ही मैंने किसके लिए यूज किया है, हर हस्बैंड के लिए। हस्बैंड कोई पर्सन होगा, कोई मैन होगा, और वो जो है उसके लिए मैंने ही यूज कर दिया, ही डाइड। अब एक स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा, शी शॉट हर हस्बैंड विद अ गन बट ही एस्केप्ड। एस्केप का मीनिंग आप जानते हैं, मतलब बच गया, सरवाइव कर गया, गोली नहीं लगी होगी।
तो अब देखिए दोनों सिचुएशन में यहाँ पर जो मैंने एडिशनल स्टेटमेंट, जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, दूसरी कोऑर्डिनेट क्लोज लिखी है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर एंड यहाँ पर लगाया है, जो कि कुमुलेटिव नेचर का कंजंक्शन है, एक जैसी इंफॉर्मेशन को जोड़ेगा। बट यहाँ पर जो एक ऐसा कंजंक्शन लगाया गया है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट क्लोज को तो जोड़ेगा, लेकिन जिस इंफॉर्मेशन को जोड़ेगा वो उस पहली वाली मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन से डिफरेंट होगी, अलग होगी और अपोजिट हो सकती है। ठीक है, उसने शूट तो किया लेकिन जो है उसका हस्बैंड बच गया, उसको लगी नहीं। तो क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? नहीं है। इन दोनों में से जो पहला वाला सेंटेंस है वो तो सही है, दूसरा वाला गलत है। और जरा ध्यान से समझिए ये कि इस सिचुएशन में जो ही है, ये जो हस्बैंड है उसका, उसकी मौत हो गई, वो मर गया। अगर वो मर गया तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो शॉर्ट है, ये जो ट्रांजिटिवली हमने यूज की है, इस वर्ब का इफेक्ट उसके हस्बैंड पर ट्रांसफर हुआ होगा। अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो मर गया, तो इस शॉर्ट वर्ब का इफेक्ट उसके हस्बैंड पर ट्रांसफर हुआ होगा। और अगर वर्ब का इफेक्ट उसके हस्बैंड पर ट्रांसफर हुआ है तब तो उसको ट्रांजिटिव कंसीडर करना सही है। लेकिन इस दूसरे वाले सेंटेंस में तो उसका हस्बैंड बच गया, गोली उसको लगी नहीं, इधर उधर से निकल गई, या लगी भी होगी तो थोड़ी बड़ी बहुत लग के निकल गई होगी। शॉर्ट वर्ब का इफेक्ट, इसका मतलब उसके हस्बैंड पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर शॉर्ट वर्ब का इफेक्ट उसके हस्बैंड पर ट्रांसफर हो जाता तो वो बचता ही नहीं। अगर वो बच गया तो इसका मतलब शॉर्ट वर्ब का इफेक्ट उसके हस्बैंड पर ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जब वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो क्या अभी भी वर्ब को ट्रांजिटिव कंसीडर किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। अगर शॉर्ट वर्ब का इफेक्ट उसके ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वर्ब को ट्रांजिटिव नहीं, इनट्रांजिटिव कंसीडर किया जाना चाहिए। और इनट्रांजिटिव कंसीडर किए जाने की वजह से ये अपने बाद इस हर हस्बैंड को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकेगी। हर हस्बैंड को लिखने के लिए हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, और वो प्रीपोजिशन हम लगाते हैं एट। इसीलिए आपको रट्टा मरवाया जाता है, शूट के साथ एट प्रीपोजिशन लगाएं। ठीक है, तो कंटेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। शॉर्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, शूट एक इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। दोनों कंटेक्स्ट और मीनिंग थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। कई सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर आप ट्रांजिटिव भी कंसीडर कर सकते थे, इनट्रांजिटिव भी। अरे ये डिफरेंस दोनों सेंटेंस में तभी तो पैदा हुआ जब मैंने ये एडिशनल क्लोज लिख दी, जब मैंने कोऑर्डिनेट क्लोज लिख दी। अगर मैं कोऑर्डिनेट क्लोज को ना लिखता तब तो शूट को आप ट्रांजिटिव मान लो, इनट्रांजिटिव मान लो, आपके हाथ में है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी, दोनों हो सकती है। ऐसी वर्ब को हम एम्बी ट्रांजिटिव कहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि शूट विद भी नहीं आना था यहाँ पर। शूट के साथ विद आ जाता है लेकिन वो अलग ही, वो तो विद प्रीपोजिशन लगा होता है, और कोई प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट को लगाने की कोशिश करें तो देखेंगे शॉर्ट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और यहाँ हमें इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा ये। अब शूट डाउन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं और फिर आगे वाले सेंटेंस पर चलेंगे। शूट डाउन, देखिए शूट डाउन एक फ्रेजल वर्ब के रूप में सिंटैक्टिकली सही है। शूट जो है आपको पता है एक वर्ब है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरह कंसीडर की जा सकती है। डाउन जो वर्ड है, ये डाउन एक एडवर्ब है, एडवर्ब प्लेस रिफर कर रहा है। एक एडवर्ब प्लेस को या किसी एडवर्ब को, किसी भी तरह के एडवर्ब को, और मोस्टली एडवर्ब प्लेस और एडवर्ब टाइम ही होते हैं, किसी एडवर्ब को वर्ब के साथ मिलाकर फ्रेजल वर्ब को बनाया जा सकता है। फ्रेजल वर्ब ऐसे ही बनती है। ठीक है, किसी प्रीपोजिशन को एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर कर एक वर्ब के साथ हम फ्रेजल वर्ब कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डाउन यहाँ पर एक तरह का एडवर्ब प्लेस है, और ये रिफर कर रहा है ग्राउंड पोजीशन को, ग्राउंड सरफेस को। डाउन का मतलब है यहाँ पर लोअर पोजीशन। जब उसने शूट किया तो वो जिस भी पर्सन को शूट किया वो ग्राउंड पोजीशन पर चला गया, शूट हुआ और सीधे जमीन पर गिर गया। तो डाउन रिफर कर रहा है उस लोअर ग्राउंड पोजीशन को। ठीक है, लोअर सरफेस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की सरफेस को रिफर कर रहा है डाउन यहां पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, शी शॉट डाउन टू गैंगस्टर। ठीक है, शॉट डाउन यहां पर पूरा ही जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रांजिटिवली यूज हो गया, और इसके बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है इस सेंटेंस में शॉट डाउन जो आपका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन यूं ही है, गलत है।
हालांकि एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, फटाफट इसको भी कर देते हैं। शूट के साथ बनने वाले या शूट वर्ड का इस्तेमाल करके, शूट वर्ब का इस्तेमाल करके जो बनने वाले फ्रेजल वर्ब हैं उनको जरा फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। मैंने कहा शूट ऑफ। शूट ऑफ का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस वेरी क्विकली। एक फ्रेजल वर्ब होती है शूट फॉर। शूट फॉर का मतलब हो जाएगा टू ट्राई टू डू समथिंग, टू ट्राई टू डू समथिंग या टू हैव ए गोल। टू हैव ए गोल, आपका कोई गोल है, आपको वो करना है, आपको वो अचीव करना है। एक वर्ब हो जाती है शूट अवे। शूट अवे और शूट ऑफ का मीनिंग थोड़ा सा सिमिलर ही रहता है। शूट अवे का मतलब हो गया टू लीव फॉर समवेयर क्विकली। ये मीनिंग, लगभग ये मीनिंग जो है शूट ऑफ का भी था। एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगी शूट से बनने वाली शूट बैक। शूट बैक का मतलब हो गया टू रिटर्न क्विकली। टू रिटर्न क्विकली। एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगी शूट आउट। शूट आउट का मतलब हो गया टू गो आउट फॉर अ शॉर्ट टाइम। टू गो आउट फॉर अ शॉर्ट टाइम। एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगी शूट अप। शूट अप का मतलब हो जाता है टू इंक्रीज क्विकली। ठीक है, इस तरह की ये फ्रेजल वर्ब है मुख्य जो सूट से बनने वाली है। 57 का हो गया फॉर। 58 पर चल लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर ब्लैंक दिया गया है अ ड्रैगन नेम्ड इरास्मस। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम फ्रेज की अगर मैं बात करूं तो वंस अपॉन ए टाइम जो फ्रेज है ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। हालांकि एडवर्ब टाइम है ये। वंस अपॉन ए टाइम एक एडवर्ब टाइम फ्रेज है, लेकिन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इसको कहा जा सकता है। वंस अपॉन अ टाइम जो फ्रेज है वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम के, एडवर्ब टाइम फ्रेज के फंक्शन में होती है। एडवर्ब टाइम फ्रेज है और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है एक तरीका। अच्छा, वंस अपॉन ए टाइम को यूज कहाँ करते हैं हम? देखिए, वंस अपॉन ए टाइम को यूज किया जा सकता है स्टोरी टेलिंग की ओपनिंग करने के लिए। अगर आप किसी स्टोरी को बताना चाहते हैं किसी को, तो आप उस स्टोरी की ओपनिंग करने के लिए वंस अपॉन ए टाइम फ्रेज को एक कन्वेंशनल स्टार्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। और स्टोरी भी कैसी? जो फेरी टेल्स हों, जो फोक स्टोरीज हों, जो दादाजी, नाना जी, मौसा जी बैठ के बच्चों को सुनाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था। किसी को नहीं पता कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन उनके हिसाब से हुआ था। तो ये जो फेरी टेल्स या फोक स्टोरीज जो होती हैं, ये जो सुनाई जाती हैं, इनकी ओपनिंग करने के लिए वंस अपॉन ए टाइम एक कन्वेंशनल स्टार्ट फ्रेज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इसको यहां लिखवाने की जरूरत है क्या? लिखवा देता हूं, चलो। किसी स्टोरी टेलिंग में, ऐसे नहीं, किसी स्टोरी में यार कैसे लिखवाऊं? किसी स्टोरी टेलिंग में, किसी स्टोरी की ओपनिंग करने के लिए एक कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल स्टार्ट, कि पहले से ऐसा होता जा रहा है। ट्रेडिशन ही ऐसा है कि कोई भी स्टोरी जब शुरू की जाती है तो ये बोला जाता है शुरू में। किसी स्टोरी की ओपनिंग करने के लिए एक ट्रेडिशनल स्टार्ट के रूप में इस एडवर्ब फ्रेज को इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस एडवर्ब फ्रेज को यूज कर लिया जाता है। आपने स्टार्ट यहां से कर दी वंस अपॉन ए टाइम, उसके बाद आप स्टोरी शुरू कर दीजिए। और स्टोरी भी एक ऐसी होती है, फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, ठीक है, फेरी टेल्स।
फेरी टेल्स मतलब एक ऐसी जो बनाई गई हो मनगढ़ंत हो, और फेरी की मतलब लुभावनी, दिखने में सुनने में बढ़िया हो। या फोक स्टोरीज, फोक स्टोरीज आपको पता है लोक कहानियां, लोक कथाएं। पहला फंक्शन तो ये हो गया, ये दादाजी वाला फंक्शन हो गया जो दादाजी इस्तेमाल करते थे। दूसरा फंक्शन महत्वपूर्ण है आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। वंस अपॉन ए टाइम फ्रेज को इस्तेमाल किया जा सकता है नोस्टाल्जिया इवोक करने के लिए। मैं यहां पर लिख देता हूं नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया इवोक करने के लिए। अब जो बच्चे प्रीवियस ईयर की वोकैब का रट्टा मार रहे होंगे उनको पता होगा कि नोस्टाल्जिया किसे कहते हैं। नोस्टाल्जिया का मतलब होता है एक ऐसी हैप्पीनेस की फीलिंग, एक ऐसी हैप्पी फीलिंग जो कि एक स्लाइट सैडनेस के हो, स्लाइट सैडनेस के साथ हो। एक नोस्टाल्जिया एक ऐसी हैप्पी फीलिंग को रिफर करता है जो कि एक स्लाइट सैडनेस के साथ हो, और ये फीलिंग होती है पास्ट में हो गए किसी एक्शन या किसी इवेंट के बारे में। आपके साथ कुछ हुआ था, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गए थे, आप उसको अब याद करके खुश भी हैं और परेशान, मतलब थोड़े से दुखी भी हैं कि यार तब के दिन अच्छे थे, तब मज़ा आता था, दोस्तों के साथ घूमने गए थे। आप खुश भी हो रहे हैं उसको याद करके, उसको एक उन मेमोरीज को याद करके, और आप स्लाइटली जो है सैड भी हैं। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अ हैप्पी फीलिंग with slight sadness when someone thinks or remembers something that happened in the past, जो पास्ट में हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, मैंने लिखा वंस अपॉन अ टाइम पीपल यूज्ड टू लिव इन जॉइंट फैमिलीज विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, मैं जो है उस टाइम को याद कर रहा हूं जब ऐसा होता था। कैसा? पीपल यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिलीज विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लोग अपनी जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन आया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, और लोग जो है जो जॉइंट फैमिलीज थी उनको छोड़कर न्यूक्लियर फैमिलीज में चले गए, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में चले गए। न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब है हम हमारे दो हस्बैंड वाइफ, दो कपल और एक या दो उनके बच्चे। पहले जो है लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, 14-15 मेंबर्स होते थे, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, बुआ जी हैं, सब हैं। वंस अपॉन ए टाइम पीपल यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिलीज विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। अब वंस अपॉन ए टाइम जो है एक इस नोस्टाल्जिक इवोक के लिए हो गया। इवोक का मतलब इस इमोशन को जगाना किसी के अंदर, तो इस नोस्टाल्जिक एक्सप्रेशन के लिए हो गया। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है जिसको मैं नोस्टाल्जिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ या नोस्टाल्जिक इवोकेशन बोल रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन पास्ट के किसी इवेंट पर रिफ्लेक्शन होता है। पास्ट में कुछ हो गया तो उस पर रिफ्लेक्शन होता है। बोला तो प्रेजेंट में जा रहा है, इसको जो भी स्पीकर या राइटर बोल रहा है लिख रहा है, प्रेजेंट में इसको बोला या लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है पास्ट के किसी इवेंट पर रिफ्लेक्शन। पास्ट में कुछ हुआ था उस पर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि पास्ट के किसी इवेंट पर रिफ्लेक्शन होता है, किसी इवेंट पर रिफ्लेक्शन होता है। तो वंस अपॉन ए टाइम से जो भी फ्रेज लिखी जाती है नॉस्टैल्जिक इवोकेशन के लिए, वो एक पास्ट के किसी इवेंट पर रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि ये जो इवेंट है ये पास्ट में हुआ होता है, पास्ट में ये हो गया होगा और इस पर जो है अब वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है। तो चूंकि ये पास्ट में होता है तो इसके साथ पास्ट टेंस को ही यूज करना पड़ेगा। पास्ट टेंस को अगर आप यूज करेंगे तो लाइव नहीं लगा सकते, लाइविंग नहीं लगा सकते, हो जाएगा लिव्ड। देयर लिव्ड ए ड्रैगन नेम्ड इरास्मस। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये पहला वाला यूसेज है मेरे ख्याल से।
कोई ड्रैगन था, ये कोई एक फेरी टेल्स या फोक स्टोरी बताई जा रही है। मैंने आपको दोनों यूसेज बता दिए हैं। मुझे लगा था ये सेंटेंस दूसरे वाले यूसेज से होगा, लेकिन ये पहले वाले यूसेज से होगा। इसमें किसी ड्रैगन की बात की जा रही है। ड्रैगन जैसा कुछ होता नहीं है, ये फोक स्टोरीज होती हैं, फेरी टेल्स होते हैं। उस ड्रैगन का नाम क्या था? इरास्मस। तो ये एक स्टोरी को शुरू किया जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था लिव्ड। 58 हो गया। 59, द बस फ्रॉम हरिद्वार टू दिल्ली एट 11:50 AM डेली। कम, अराइव्ड, अराइव, अराइव्स। देखिए अराइव तो होगा नहीं, कम भी नहीं होगा, क्योंकि अराइव और कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो बस है वो आपकी सिंगुलर है। तो इसका हो जाएगा अराइव्स। अराइव्ड भी इसका हो सकता है। सेंटेंस में गड़बड़ है, देखो ध्यान से समझ लो। द बस फ्रॉम हरिद्वार टू दिल्ली, द बस यहाँ पर ये नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो गई, फ्रॉम प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट, टू दिल्ली प्रीपोजिशन और फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है पूरी फ्रॉम हरिद्वार टू दिल्ली, ये बस के बारे में बताने के लिए आई है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, इतनी बात तो सही है। अब सब्जेक्ट हो रहा है हमारा सिंगुलर, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले रहे हो तो अराइव सही है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में क्यों नहीं लिया जा सकता? डेली की वजह से। डेली के बारे में बात कर लेते हैं अभी, उससे पहले एट को देख लेते हैं। एट एक प्रीपोजिशन है, और ऐसी प्रीपोजिशन है जिससे कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए यूज की जाती है। टाइम में अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करें तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो 11:15 AM क्या है? पॉइंट में और टाइम में एक पॉइंट है, 11:15:00। एक स्पेसिफिक पॉइंट है, 1 सेकंड का ये टाइम रहा होगा। इसके 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? 11:15:01। इससे पहले क्या रहा होगा? 11:14:59। तो ये जो 11:15:00 है AM, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम है। इसको टाइम लाइन पर एक पॉइंट की तरह ड्रॉ किया जा सकता है। अच्छा, ये जो टाइम है ये तो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी। तो इसके हिसाब से तो ये तय नहीं होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होना है, पास्ट इंडेफिनिट होना है। डेली पर जरा बात कर लेते हैं, डेली का एक्चुअल मतलब है क्या। देखिए डेली को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ग्रामरियंस ने पता नहीं कौन सी धारणा बना ली है डेली को लेकर। डेली का एक्चुअल मीनिंग होता है एवरी डे। डेली को आप गूगल पे डिक्शनरी पे डाल के देखोगे एवरी डे लिखा हुआ आएगा। अब ये जो डेली है, ये चाहे एवरीडे है, ये दोनों के दोनों ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताते हैं वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को, कि जो एक्शन है वो फ्रीक्वेंटली हुआ है, बार बार हुआ है। वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताते हैं, इसलिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहे जाते हैं। और फ्रीक्वेंट नेचर के एक्शन को हम बनाते हैं इंडेफिनिट स्टेट में। इंडेफिनिट स्टेट का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई वर्ब या कोई एक्शन बार बार एग्जिस्टेंस में आया हो, अगर वो फ्रीक्वेंट हो तो डेली या एवरीडे हमें बताता है कि हमें वर्ब को इंडेफिनिट स्टेट में ले जाना है, इंडेफिनिट स्टेट में ले जाना है। अच्छा, डेली या एवरीडे ये तो बताता है कि हमें इंडेफिनिट स्टेट में ले जाना है, क्योंकि फ्रीक्वेंट एक्शन है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगी है। लेकिन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी टेंस के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देती। डेली या एवरीडे ये तो बताता है कि इंडेफिनिट स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि वह फ्रीक्वेंट नेचर की है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होनी चाहिए, या फ्यूचर इंडेफिनिट होनी चाहिए। इसके बारे में, टेंस के बारे में, टेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में या टाइम के बारे में डेली या एवरीडे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अरे आप सोच कर देखो, ये अगर आपकी टाइम लाइन है तो ये वो पॉइंट है जो कि प्रेजेंट का पॉइंट है, ठीक है। पास्ट में भी तो कोई एक्शन डेली हो सकता है, फ्यूचर में भी कोई एक्शन डेली हो सकता है, और कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से रिलेट कर रहा हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया हो, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फ्रीक्वेंट एक्शन होता है एक्चुअली वो केवल प्रेजेंट के लिए वैलिड नहीं होता, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए वैलिड होता है, टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि प्रेजेंट तो एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर कोई एक्शन फ्रीक्वेंट रह कैसे सकता है? नहीं रह सकता। फ्रीक्वेंट रहने के लिए एक्शन को बार बार पॉइंट पर बार बार होना पड़ेगा, और प्रेजेंट तो केवल एक ही पॉइंट है। जब अगली बार कोई एक्शन होगा तो वो अगले पॉइंट पर होगा, और ये पॉइंट तो पास्ट का हो गया होगा। तो ऐसा एक्शन जो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का ही हो जाता है, टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है,
लेकिन हम उसको रिलेट प्रेजेंट के पॉइंट से ही कर रहे होते हैं, उसको बना दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हालांकि डेली और एवरीडे का, मैं ये कहना चाह रहा हूं, डेली और एवरीडे का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में भी किया जा सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी किया जा सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी किया जा सकता है। अरे ऐसा हो सकता है, पास्ट यहां से पीछे को सारा पास्ट है ना, ऐसे हो सकता है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी डेली हुई हो। आप रोज स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे? अगर आपकी जॉब लग गई तो आप रोज ऑफिस, कार्यालय, दफ्तर जाओगे या नहीं जाओगे? तो रोज क्या है? डेली तो है। डेली को तो हिंदी में रोज बोलते हैं। जब आप रोज स्कूल जाते थे, यानी कि आप डेली स्कूल जाते थे, आप डेली दफ्तर ऑफिस जाओगे, तो डेली को पास्ट और फ्यूचर में आप यूज कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में भी जो है डेली यूज हो सकता था। आप लिख सकते हैं द ट्रेन डिपार्टेड मतलब लीव अ प्लेस। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन एट 8 PM डेली। आप डिपार्टेड लिख सकते हैं, आप डिपार्ट्स लिख सकते हैं, अगर आप एक ऐसे एक्शन को रिफर कर रहे हैं जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के लिए वैलिड हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया हो। आप विल डिपार्ट भी लिख सकते हैं। विल डिपार्ट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में यानी कि जिस पॉइंट पर एक्शन को, जिस पॉइंट पर सेंटेंस को बोला जा रहा है, इसके बाद वाले सारे टाइम को फ्यूचर कहा जाता है। तो अगर एक्शन इसके बाद डेली होगा तो आप उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रिफर कर सकते हैं। भाई आज रेलवे की मीटिंग बैठी, रेलवे की मीटिंग के रेलवे के मेंबर्स ने ये तय किया कि ये वाली ट्रेन आज के बाद से यानी कि कल से रोज 8 बजे जाएगी। तो वो लिख सकते हैं द ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन एट 8 PM डेली। वो ये कह सकते हैं, वो ये नोटिफाई कर सकते हैं पब्लिक को। तो मेरी बात समझ में ये नहीं आती कि डेली के साथ अराइव्स क्यों होगा, अराइव क्यों नहीं हो सकता। इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है, रिकंसिडरेशन के लिए गया होगा या फिर SSC वाले गलती कर देते हैं। कोई बात नहीं, इंसानी तो है। 60 पर आ जाओ। सी वॉज एंग्री एंड सी क्लोज द डोर विद अ बैंग, क्रैश, क्रीक, थर्ड। देखिए सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वाज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, एंग्री लग गया एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनकर, एंड लग गया कंजंक्शन, सी फिर से सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, क्लोज यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट, विद लिखा है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसने जो डोर क्लोज किया वो एक आवाज के साथ किया, उसी आवाज को विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा गया है। बैंग, क्रैश, क्रीक, थर्ड, ये सारे के सारे क्या है? साउंड है। देखिए बैंग आवाज निकलती है किसी हिटिंग से। अगर आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज से हिट करते हैं तो जो साउंड निकलती है उसको बैंग कहते हैं, और यहाँ पर सही ऑप्शन बैंग ही होना चाहिए था। क्रैश भी एक आवाज ही होती है। एक्चुअली में क्रैश होती है जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब दो व्हीकल आपस में एक्सीडेंट कर लें, एक दूसरे से टकरा जाए, तो उसको क्रैश बोलते हैं। क्रैश नाउन भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है। उसी तरह से बैंग नाउन भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है। बैंग का मतलब ये साउंड आफ्टर हिटिंग या साउंड ऑफ हिटिंग, या टू हिट, या टू मेक ए साउंड ड्यूरिंग हिटिंग। कोई चीज कहीं पर हिट होगी तो उसके हिट करने को हम बैंग, उसके हिट करके आवाज निकालने को हम बैंग कह सकते हैं, या उस स्पेसिफिक साउंड को, उस स्पेसिफिक नॉइज को हम बैंग कह सकते हैं। उसी तरह क्रैश है, उस एक्सीडेंट को हम क्रैश कह सकते हैं, या हार्ड हिटिंग के बाद जो आवाज, हार्ड हिटिंग के दौरान जो आवाज आए वो क्रैश। अच्छा, तो जब डोर को क्लोज किया जाता है बहुत तेजी से तो कोई क्रैश नहीं होता, उसको क्रैश नहीं कह सकते, और उस आवाज को भी क्रैश नहीं कह सकते। ये बेसिक यूसेज की बात है, क्रैश यहाँ पर नहीं आ सकता। क्रीक का मतलब होता है लकड़ी के टूटने की आवाज। आप किसी लकड़ी को हाथ में लेकर तोड़ना तो जो आवाज निकलेगी उस आवाज को क्रीक कहा जाता है, या इस तरह की आवाज निकालने को क्रीक कहा जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि दरवाजा टूट गया तो क्रीक की आवाज आई। थर्ड का मतलब होता है वो धम की आवाज। किसी हैवी ऑब्जेक्ट को अगर किसी सरफेस पर पटकते हैं तो एक लो साउंड निकलती है धम करके, उस धम की आवाज को थर्ड कहा जाता है, या इस आवाज निकालने को थर्ड कहा जाता है। वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकती है। तो थर्ड भी यहाँ पर नहीं होनी थी, बैंग सही थी। 60 का हो गया फर्स्ट। 61 क्या लिखा हुआ है? इन द इंटरव्यू सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस विद सेल्फ एस्टीम, एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस।
ठीक है, फटाफट इसको कर लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, वो ऐड वो हो प्लेस को रिफर करने के लिए। शुरू में आ गई कॉमा लगा के अलग किया। सी प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट हो गया। आंसर्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। नाउन फ्रेज क्वेश्चन हो गया। नाउन आर्टिकल लग गया द, ऑल लग गया डिटर्मिनर। ऑल जब डिटर्मिनर होता है तो बाकी के डिटर्मिनर से पहले आ जाता है। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन का यहाँ पर मतलब है हैविंग। तो विद सेल्फ स्टीम, विद इंश्योरेंस, विद अश्योरेंस। उसने जो आंसर दिया सारे क्वेश्चंस का वो सेल्फ स्टीम के साथ दिया, इंश्योरेंस के साथ दिया, एश्योरेंस के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए इंश्योरेंस को तो हटा दो, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो गया। इंश्योरेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। आप सभी ने किसी न किसी तरह का इंश्योरेंस ले रखा होगा अलग अलग कंपनीज से। तो जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस आपने ले रखा है उस कंपनी से क्या है, आपका एग्रीमेंट है कि आप इतनी इंस्टॉलमेंट दोगे, आप इतने पैसे दोगे मंथली या एनुअली, और अगर आपको कुछ हो गया तो आपको जो है इतना पैसा मिल जाएगा। ये एग्रीमेंट ही तो है। इस लीगल एग्रीमेंट को इंश्योरेंस कहा जाता है। इस लीगल एंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट को इंश्योरेंस कहा जा सकता है। तो ऐसा तो यहाँ पे है नहीं कि उसके पास कोई इंश्योरेंस था तो उसने आंसर दे दिए, नहीं। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस है। तो जीके पे भी बात आ गई। सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है, तो जीके का सवाल भी हो गया। जरा समझ लेते हैं। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस। देखिए एस्टीम एस्टीमेट से बना है। एस्टीमेट का क्या मतलब है? किसी की वैल्यू जज करना। कि जब हम किसी चीज को एस्टीमेट करते हैं तो उसकी वैल्यू या उसकी वर्थ ही तो बताते हैं आंकड़ा लगाकर। तो सेल्फ एस्टीम बना है खुद की वैल्यू के बारे में। सेल्फ एस्टीम एक नाउन है और इसका मतलब है ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पर्सनल वैल्यूज। जो तुम्हारी पर्सनल वैल्यूज है, जो तुम्हारी खुद की वर्थ है, उसका ओवरऑल सेंस सेल्फ एस्टीम कहा जा सकता है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पर्सनल वैल्यूज। आप खुद को कितना वर्दी समझते हैं, आप खुद को कितना वैल्यूएबल समझते हैं, आपकी खुद की नज़रों में आपकी औकात क्या है, इसके बारे में है सेल्फ स्टीम। ये सेल्फ स्टीम है। आपकी खुद की नज़रों में आपकी क्या वर्थ है, क्या सेंस लगाते हैं आपकी, कितने वर्दी हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, वो सेल्फ स्टीम होती है। सेल्फ स्टीम में लिख देता हूं, इट इज अबाउट द overall sense of self worth and personal values. It is about how much you appreciate and like yourself. It is about how much you appreciate और लाइक योर सेल्फ। देखिए आपके सामने, आपके फ्रेंड सर्किल में भी कोई ऐसा पर्सन होगा जो अपने आप को, जिसको आप कहते होंगे यार पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। तो क्या समझने वाली बात जो है, ये जो खुद को समझने वाली बात है, खुद की पर्सनल वैल्यू, खुद की पर्सनल वर्थ को समझने वाली बात है, यही सेल्फ एस्टीम है। ठीक है। इट इज़ अबाउट हाउ मच यू अप्रिशिएट और लाइक योर सेल्फ। कोई पर्सन अपने आप को कुछ नहीं समझता है, यार मैं कुछ नहीं, कोई पर्सन अपने आप को बहुत कुछ समझता है, तो वो उसके सेंस पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप की वैल्यू क्या वैल्यू आंकता है ना, क्या एस्टीमेट लगाता है अपने बारे में। कॉन्फिडेंट का मतलब अलग है। कॉन्फिडेंट नहीं, एक्चुअली में कॉन्फिडेंस लिखना चाहिए था। कॉन्फिडेंस का मतलब है बिलीफ और ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। बिलीव और ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज टू डू सम टास्क्स और फेस सिचुएशंस सक्सेसफुली। अपनी एबिलिटीज में वो ट्रस्ट, अपनी कैपेबिलिटीज में वो बिलीफ कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम इन सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं, सक्सेसफुली हम इस काम को कर सकते हैं। अपनी एबिलिटीज में वो ट्रस्ट,
वो ट्रस्ट, वो बिलीफ अपने अंदर, अपनी एबिलिटीज़ पर, वही कॉन्फिडेंस कहलाता है, उसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो सेल्फ स्टीम है अपनी वैल्यू के, अपने वर्थ के बारे में, और कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटीज़ के, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट के बारे में। अश्योरेंस का क्या मतलब है? अश्योरेंस का मतलब है अश्योर से, अश्योरेंस बना है अश्योर से। अश्योर का मतलब होता है टू से समवन समथिंग दैट इज ट्रू, किसी से कुछ ऐसा कह देना और उसको यकीन दिला देना कि ये सही है, तो उसको अश्योर कर देना। अश्योर करने का मतलब होता है टू मेक समथिंग सर्टेन, किसी चीज़ को सर्टेन कर देना, हाँ हाँ भाई ऐसा ही है, तू टेंशन मत ले, आपने उसको क्या कर दिया? अश्योर कर दिया। ठीक है, तो अश्योरेंस बना है अश्योर से। अश्योरेंस का मीनिंग निकल के आ जाता है, अश्योरेंस का मीनिंग निकल के आ जाता है अ टाइप ऑफ प्रोमिस टू टेल समवन, टू टेल समवन समथिंग, किसी को कुछ बताने का प्रॉमिस या किसी को कुछ देने का। हाँ हाँ भाई टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा यार, तू परेशान मत हो। ये क्या कर दिया आपने? अश्योरेंस दे दिया। अश्योरेंस को हिंदी में मेरे ख्याल से आश्वासन कहा जाता है। जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं? आश्वासन देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चाहे वो करे या ना करे, कोई लिखित गारंटी नहीं होती है। मैनिफेस्टो की भी कोई गारंटी नहीं होती है, मैनिफेस्टो कोई गारंटी नहीं है। मैनिफेस्टो के आधार पर आप किसी पॉलिटिशियन को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोर्ट में खड़ा नहीं कर सकते कि आपने ये कहा था और किया नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन, किसी को कुछ देने का या किसी को कुछ बताने का या किसी को कुछ कहने का। अ प्रोमिस और अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट टू टेल समवन समथिंग और टू गिव समवन समथिंग। अच्छा, अश्योरेंस का एक मतलब और हो जाता है। अश्योरेंस यहां पर कॉन्फिडेंस के मीनिंग को कन्वे करने लगता है। अश्योरेंस का मतलब यही हो जाता है ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। अब ये तीनों मीनिंग आपके सामने है। देखिए सेंटेंस में सेल्फ स्टीम तो आएगा नहीं, आपकी कितनी भी सेल्फ स्टीम हो आप उसके साथ जो है आंसर नहीं दे सकते। इंटरव्यू चल रहा है, वहां पे आपके सेल्फ स्टीम की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कितना भी तुर्रम खा समझते हो, वो वहां पर काम नहीं आएगा। काम आएगा कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप अपनी एबिलिटीज़ पर, अपनी स्किल्स पर, अपने ब्रेन पर, अपनी इंफॉर्मेशन पर, आप अपनी इंटेलिजेंस पर अगर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप वहाँ पर अच्छे से सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा था कॉन्फिडेंस। हालांकि अश्योरेंस का जो मैंने एक मीनिंग आपको बताया वो कॉन्फिडेंस के मीनिंग को कन्वे करने लगता है, लेकिन जब कॉन्फिडेंस एक्चुअल वर्ड हमारे सामने है उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए, तो अश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है, कॉन्फिडेंस ही हम यहाँ पर लगाकर चलेंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 61 का 4। 62 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ पहले ब्लैंक दिया हुआ है, कैन प्रूव फैटल। फैटल का मतलब डेडली, डेडली, TEADLE, डेडली। अरे यार सही स्पेलिंग। फैटल का मतलब डेडली या कॉजिंग डेथ। फैटल का मतलब ऐसा कुछ भी, कॉजिंग डेथ। फैटल है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि आगे एक हेल्पिंग वर्ब लिखी है, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखी है जो कि लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब होने की वजह से उसके बाद एडजेक्टिव लिखा गया, और ये एडजेक्टिव बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। एक टाइम यहाँ पर लिखा गया है व्हेन कंजंक्शन लगाकर, व्हेन को कंजंक्शन की तरह लिखा गया है। व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी, जी नहीं, व्हेन को कंजंक्शन की तरह नहीं, एडवर्ब की तरह लिखा गया है। देखिए व्हेन कंजंक्शन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन में टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है। तो व्हेन को यहाँ पर कंजंक्शन की तरह लिखा गया है, ऑपरेटिंग के टाइम से रिलेट करते हुए, कि जब आप ये ऑपरेटिंग का काम करते हैं तब की बात की जा रही है कि वो सब्जेक्ट फैटल प्रूव हो सकता है। ऑपरेटिंग यहाँ पर क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑपरेटिंग, हाँ ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। और चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसने यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब ले ली अपने बाद, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखी है कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी जो नाउन फ्रेज हो गई वो ऑब्जेक्ट हो गया मशीनरी नाउन, और कॉम्प्लिकेटेड हो गया उस मशीनरी के लिए एक तरह का एडजेक्टिव। तो ऑपरेटिंग चूंकि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव हो रहा है, लेकिन एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब ने अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले लिया। सवाल हमारा ये है कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लगाना है।
टायर्डनेस कैन प्रूव फाइटल व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी, नर्वसनेस, नेग्लिजेंस, डिस्टर्बेंस। देखिए टायर्डनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड। अगर आप टायर्ड हैं तो आप, अगर आप टायर्ड की अवस्था में हैं तो आपको उस स्टेट को, आपके टायर्ड होने की स्टेट को, अवस्था को टायर्डनेस कहा जा सकता है। द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड। नर्वसनेस का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग नर्वस। डिस्टर्बेंस का मतलब है समथिंग दैट डिस्टर्ब्स यू या समथिंग दैट इंटरप्ट्स यू। डिस्टर्बेंस समथिंग दैट डिस्टर्ब और इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब रोक देना, आप कुछ कर रहे हैं आपको बार बार वो रोक दे रहा है। समथिंग दैट डिस्टर्ब्स और इंटरप्ट्स यू, उसी को डिस्टर्बेंस कहा जाता है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है अ फेलियर टू टेक केयर ऑफ समथिंग। आप किसी चीज़ की केयर नहीं कर पाए, इसका मतलब आपने नेग्लिजेंस कर दी। आपको कुछ करना था, आपको कुछ मेजरमेंट्स वहाँ पर लेने थे, आपको कुछ तौर तरीके अपनाने थे, आप वो नहीं ले पाए तो आपने नेग्लिजेंस कर दी। अ फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर ओवर समथिंग, ठीक है, इसी को नेग्लिजेंस बोला था। तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं तो किसी भी तरह की नेग्लिजेंस, आपने कुछ पहना नहीं, आपने ग्लव्स नहीं पहने, आपने गॉगल्स नहीं लगाया, आपने जूते नहीं पहने, या आपने कोई उल्टे सीधे बटन दबा दिए, या आपने किसी तरह के जो नेसेसरी मेजर्स थे, नेसेसरी गाइडलाइंस थी, उनको फॉलो नहीं किया, किसी भी तरह की नेग्लिजेंस आपके लिए फैटल प्रूव हो सकती है। ठीक है, नेग्लिजेंस यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया 62 का थर्ड। 63 पर आ जाइए। क्या लिखा है? आई वॉज व्हेन माई कजिन फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी, आई वॉज बेनिफिटेड, चार्म्ड, डिलाइटेड, सेटिस्फाइड। देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, बाज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लगी है, और यहाँ पर आ जाना है एक एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और ये सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। वैन यहाँ पर एक कंजंक्शन है जो कि टाइम रिलीवेंट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के फंक्शन में है, टाइम रिलीवेंट कंजंक्शन है, और टाइम दिखा रहा है। वैन माई कज़न फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड मी, माई कज़न यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फ्रॉम अमेरिका जो है इस कज़न के लिए एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। कॉल्ड यहाँ पर जो है इंट्रांजिटिव है, और ऑन प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लेगा, या कॉल्ड ऑन को ट्रांजिटिवली कंसीडर किया जा सकता है फ्रेजल वर्ब। फोन उठा के कॉल कर दिया, तो क्या आना चाहिए? आई वॉज बेनिफिटेड, आई वॉज चार्म्ड, आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज सेटिस्फाइड। देखिए बेनिफिटेड बना है बेनिफिट वर्ब से। बेनिफिट का मतलब होता है टू हेल्प समवन बाय मनी और समथिंग। किसी पर्सन को बेनिफिट देने का क्या मतलब होता है? आपने उसकी कोई हेल्प कर दी, पैसे वैसे दे के, या कोई किसी भी तरह का फायदा पहुंचा के। तो ऐसा तो कोई बेनिफिट आई को पहुंचा नहीं है। वही कजन ने कॉल ही तो किया है, कोई पैसे की बरसात थोड़ी ना कर दी फोन पर। तो बेनिफिटेड यहाँ पर नहीं आना था। बेनिफिटेड का मतलब हो जाना था हेल्प्ड बाय समवन और समथिंग। तो ऐसी कोई हेल्प नहीं की गई है, सिर्फ कॉल किया गया है। चार्म्ड का क्या मतलब हो जाना था? चार्म्ड का मतलब हो जाना था प्लीज्ड बाय चार्म्स ऑफ समवन। देखिए चार्म एक नाउन होता है और वो एक वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, इसी मीनिंग में। और चार्म एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। कहा जाता है ना, सी इज़ वेरी चार्मिंग, यू आर वेरी चार्मिंग। तो चार्मिंग में जो चार्म है उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप चार्मिंग कह रहे हो। तो यू आर वेरी चार्मिंग, इसका मतलब आपके पास वो ऐसी क्वालिटी है कि आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। मुस्कुरा कर लोगों से बात करते हो, आपका फेस शाइन करता है, चीज़ों को अच्छे वे में जो है कहते हो, इस तरह की क्वालिटी को चार्म कहा जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं आई वाज चार्म, तो मतलब आई को चार्म कर दिया गया, यानी कि आई को प्लीज कर दिया गया, अट्रैक्टेड कर दिया गया इस कॉल से। तो क्या ऐसे मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है कि आई किसी तरह के अट्रैक्शन में है? चार्म का मतलब pleased and attracted because of charm of someone। किसी के चार्म की वजह से प्लीज हो गया, खुश हो गया, अट्रैक्टेड हो गया। इस तरह के किसी अट्रैक्शन में आई नहीं है। डिलाइटेड यहाँ पर सही हो जाना था, किसी तरह का कोई सेटिस्फैक्शन भी आई को नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि आई बहुत देर से हंग्री बैठा था या उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल गया। इस तरह के वर्ड जो है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिवली जस्टिफाइबल नहीं है। डिलाइट
डिलाइट जो है, डिलाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिलाइट नाउन भी हो जाता है, और जब डिलाइट नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ प्लेजर। एक खुशी की भावना को, एक खुशी की फीलिंग को डिलाइट कहा जा सकता है। डिलाइट जब वर्ब हो जाता है तो इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील प्लेजर, किसी को खुशी की फीलिंग देना। अब डिलाइट को वर्ब कंसीडर करके ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, यानी कि आई को वो प्लीज्ड या वो प्लेजर वाली फीलिंग में लाया गया। आई वॉज डिलाइटेड, मुझे खुशी दी गई, मुझे खुशी हुई। ठीक है, तो 63 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाना था। 64 पर चल लेते हैं। ये 64 आपके सामने लिखा है, हिज पेरेंट्स आर टू हिज प्लान ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन। ठीक है, हिज पेरेंट्स यहाँ पर एक नाउन फ्रेज हो गई जो कि सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है। अब सारे के सारे जो लिखे हैं यहाँ पर एडजेक्टिव लिखे हुए हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर चाहिए, क्योंकि आर को लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और टू प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑफ प्रीपोजिशन उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट था ये एक जिरेंड था, और जिरेंड नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, तो इस वर्ब ने अपने बाद, देखिए बिकमिंग क्या है, बिकम जो है, बिकम भी एक लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब ने अपना क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। जी हाँ, जो आपकी बिकमिंग है, जो जिरेंड है, वो एक लिंकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, प्रूव। ठीक है, ये इतनी सारी वर्ब मैंने लिखवाई थी इन लेक्चर्स के शुरू में ही कि लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो बिकम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का जिरेंड बना हुआ है, लिंकिंग वर्ब ने अपना कॉम्प्लीमेंट ले लिया, म्यूजिशियन होने की बात की जा रही है। ठीक है, इतनी बात तो सही है, इतनी बात तो सही है। यहाँ पर क्या आना था, कॉन्ट्रास्टेड, अपोज्ड, कॉन्ट्रैरी, रजिस्टर्ड। कॉन्ट्रास्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रास्ट जब एक नाउन होता है तो इसका मतलब होता है द ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। कॉन्ट्रास्ट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है द ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। दो या ज़्यादा चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो एकदम नोटिसेबल डिफरेंस है, उसको कॉन्ट्रास्ट कहा जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू कंपेयर टू थिंग्स, टू शो डिफरेंस बिटवीन देम। दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, उनके बीच का डिफरेंस दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसी वर्ब ये जो वर्ब है, अगर इसी वर्ब के मीनिंग को लेते हुए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएं तो कॉन्ट्रास्टेड का मतलब क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रास्टेड का मतलब आ जाएगा डिफरेंट, है ना, जिसका डिफरेंस दिखा दिया गया हो। कॉन्ट्रास्टेड का मतलब डिफरेंट ही तो हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर हिज पेरेंट्स डिफरेंट थे, उनका जो प्लान था उस प्लान से डिफरेंट थे? नहीं, ऐसे किसी मीनिंग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिवली आप कन्वे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्लान से वो डिफरेंट थे। अपोज्ड टू, यहाँ पर आ जाना था अपोज्ड टू। देखिए अपोज एक वर्ब होती है, और इस वर्ब का मतलब, अपोज वर्ब का मतलब होता है टू बी इन डिसएग्रीमेंट विद समवन और समथिंग। तो अपोज्ड टू का मतलब हो जाएगा अपोज्ड टू का मतलब हो जाएगा इन। अपोज्ड टू क्या हो गई, एक एडजेक्टिव फ्रेज लग गई, इन डिसएग्रीमेंट विद हिज प्लान। तो यहाँ पर अपोज्ड टू सही कंस्ट्रक्शन है, इसी को यूज किया जाना था। कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर दो चीजें डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोजिट है तो उनको कॉन्ट्रैरी कहा जा सकता है। नेचर में अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो उनको कॉन्ट्रैरी कहा जा सकता है। मीनिंग में अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो उनको कॉन्ट्रैरी कहा जा सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो उसके पेरेंट्स थे उसके प्लान के डायरेक्शन, नेचर या मीनिंग में अपोजिट थे।
इस मीनिंग को भी हम कन्वे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रेजिस्ट का मतलब होता है, रेजिस्ट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट समथिंग। आप अगर किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं तो आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्ट का मतलब हो गया टू ट्राई टू प्रिवेंट समथिंग, ठीक है, टू ट्राई टू विदस्टैंड समथिंग। कोई फोर्स है या कोई प्रोसेस है जो आपको इफेक्ट करने की कोशिश कर रही है, अगर आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं तो आप उसको विदस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे उनको रेजिस्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड लगा भी दोगे तो क्या मीनिंग निकल के आएगा कि उसके पेरेंट्स को रजिस्ट किया जा रहा है, रजिस्ट उसके पेरेंट्स को नहीं, प्लान को किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड है ये भी यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है, अपोज्ड यहाँ पर सही स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंटैक्टिकली और मीनिंगफुल्ली जस्टिफाइबल है। तो इस तरह से जो है हमें रहना है। थोड़ा सा मुझे पता है मेरे लेक्चर ज़्यादा समय ले लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को बहुत ही डिटेल्ड वे में क्रिस्टल क्लियर आपके सामने लिखने के लिए, आपके सामने रखने के लिए, लिखने के लिए, कहने के लिए, समझाने के लिए टाइम की, समय की आवश्यकता होती है। मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूं और वो है आपका टाइम। आप समय दें इस अप्रोच को, इसी तरह से लॉजिकल रहे, सिंटैक्स को, इस सिंटैक्टिकल अप्रोच को अपने दिमाग में बिठाएं, सिंटैक्स को क्लियर करें, इसी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आपसे बात करने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।